CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में जोश भरपूर 24,800 के ऊपर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और तैयारी ऐसी ही है कि शायद हम एक ऑल टाइम क्लोजिंग हाई दिखें। एक बार फिर ध्यान रखिएगा, ऑल टाइम हाई 24,854 का था, तो उसकी तरफ भाग तो रहा है बाजार, ऊपरी लेवल्स के आसपास आता हुआ, और निफ्टी बैंक में एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। तो क्या होगी आज आपकी क्लोजिंग की रणनीति अगस्त सीरीज के पहले दिन, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। तेजी के साथ अगस्त सीरीज की शुरुआत, करीब 400 पॉइंट चढ़ा निफ्टी, पहुंचा 24,800 के पार। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। निफ्टी बैंक भी निचले स्तरों से 800 पॉइंट हुआ रिकवर। मेटल, आईटी और ऑटो शेयर में तूफानी तेजी, तीनों सेक्टर इंडेक्सेस करीब 2 से 3% तक चढ़े। मेटल शेयरों में एनएमडीसी, सेल, जेएसपी, टाटा स्टील और वेदांता में करीब 3% ज्यादा की मजबूती। वहीं ऑटो शेयरों में अशोक लेलैंड करीब 6% उछला। और नतीजों के बाद अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते एम्फोसिस के स्टॉक में आज इंट्राडे में 7% तक का दिखा एक्शन, वायदे का बना टॉप गेनर। वहीं रिजल्ट के बाद टेक महिंद्रा अब हरे निशान में लौटा। इंडस टावर के शेयर बायबैक की तैयारी, 30 जुलाई की बोर्ड बैठक में होगा विचार। शेयर में करीब 3% ज्यादा का उछाल। भारतीय एयरटेल में भी करीब 4% की मजबूती। वोडाफोन आइडिया में भी आज रौनक कायम। और नतीजों के बाद श्रीराम फाइनेंस का शेयर भागा, 6% की तेजी, कंपनी का मुनाफा 18% बढ़ा। तो यहाँ पर अब बाजारों की नजरें इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और सिप्ला के नंबर्स पर रहेगी। स्वागत है आप सभी का। इस हफ्ते का क्लोजिंग सेशन एक एक्शन पैक सत्र रहा है। बजट भी बीत गया, बजट के बाद एलटीसीजी एसटीटी की नर्वसनेस भी बीत गई। इस सब को पचाकर अब हम 24,800 पर दस्तक दे चुके हैं और उसी के इर्द गिर्द इस समय मार्केट ट्रेड करता हुआ। तो क्या होगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, पहले वो समझ लेते हैं। बीरू, गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही जोरदार फ्राइडे आफ्टरनून। बिल्कुल हर्षदा, गुड आफ्टरनून एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक कि ये अगस्त की सीरीज कुछ ऐसी ही रहे। हर्षदा, सब कुछ है आज हमारे पास। मेरे ख्याल से निफ्टी, बैंक निफ्टी 320 अंकों पर है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड पॉइंट बाकी है। निफ्टी को पहले डिस्कस करते हैं हर्षदा। आपकी स्क्रीन पे इट्स 24,775। जरा मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा। देखिए हर्षदा, हम पिछले 4 सेशन से एक मैसेज क्लियर दे रहे थे कि निफ्टी 20 डेमा के नीचे, डायरेक्टर साहब इस चार्ट पे कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करके 20 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा। चाहे वो कल का सेशन हो, चाहे वो परसों का सेशन हो, चाहे वो बजट सेशन हो या फिर बजट से पहले का सेशन। निफ्टी इतनी फोर्स रखता था कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के दमखम पे कि वो 20 डेमा के नीचे नहीं बंद हो रहा था। और 20 डेमा जब तक प्रोटेक्टेड था, ये डायरेक्शन सिक्योर थी निफ्टी पे। निफ्टी बैंक में एक बड़ा डाइवर्जेंस था। एक इंडेक्स अपने 50 डेमा पे गया और निफ्टी इवन 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आई थिंक मैं कुछ बात एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। सुबह की अप्रोच लेके आइए, रेजिस्टेंस 1 लेके आइए। क्या था वो? उसी में सब कुछ था। द मोमेंट यू विल क्रॉस 464, जब हर्षदा में स्क्रीन पे थे, मैंने कई बार बोला था आपसे कि अब 10 डेमा पार हो रहा है। 10 डेमा प्लस 513, दैट इज फर्स्ट कॉल आइटर्स जोन। जैसे ही वो निकला, फिर लेके आइए प्लेट्स स्क्रीन पे। द मोमेंट यू क्रॉस्ड 513, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आया। देन हम कहाँ गए? 579, 633, 689। 689 पे जैसे ही निफ्टी आया, मैंने अपडेट दिया आपको कि प्लीज़ अपने कुछ प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कीजिए, प्लस रेस्ट पोजीशंस पे करीब 652 का स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेल करें। क्यों? देखिए, जो चीज़ 500 पे थ्रेशोल्ड पॉइंट थी, वो 600 पे भी थ्रेशोल्ड पॉइंट थी, वो 700 पे भी थ्रेशोल्ड पॉइंट थी, और यकीन मानिए वो 800 पे भी थ्रेशोल्ड पॉइंट होगी। तो अगर आपके पास ट्रेड है, एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स को देखते हैं, फिर बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पे 3 स्ट्राइक्स आएंगे। उन 3 स्ट्राइक्स में क्या क्या है? 24,800, 24,900, 25,000 की स्ट्राइक। ये
मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट जब कमेंस हुआ था तो यही कॉल आइटम सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाइड लेके बैठा था। आपकी स्क्रीन पे 35 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइड 24,800 की कॉल है और 54 लाख लगभग 25,000 की कॉल पे। और हर्षदा आज सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरडे पुट राइटिंग हुई है 24,700, 24,600, 24,500 की स्ट्राइक पे। तो मैं अभी हर्षदा यही कहूँगा, डे ट्रेडर्स चाहे तो थोड़ा सा बुक कर लीजिए, थोड़ा हमने पहले बुक किया था, अभी भी बुक कर सकते हैं। रेस्ट पोजीशन पे अब स्टॉप लॉस आएगा करीब करीब इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से करीब 24,712 का। बाकी इंट्राडे में हम ऑल टाइम हाई को छू सकते हैं क्योंकि अब हम 800 के कॉल राइटर्स को भी बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, एक बार हम गए भी उसके ऊपर। सो स्टे लॉन्ग, पोजिशनली कमेंट 3:15 पे करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ रहिए लॉन्ग क्योंकि हमने काफ़ी कुछ बुक भी किया है, काफ़ी पड़ा रहने दीजिए। मेरे ख्याल से अभी निफ्टी पोजिशनली कह रहा है और इंटरडे में भी कह रहा है कि 40-50 पॉइंट और जनरेट कर सकता है इससे पहले कि ये ऑल टाइम हाई स्ट्राइक करे। हर्षदा ओके, तो ये निफ्टी के लिए माहौल बनता हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक वीरू देखिए रिकवरी तो जरूर आई है, स्पेशली सुबह में जो आरबीआई ड्राफ्ट नॉर्म्स पर चर्चा हो रही थी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो कितना बढ़ाना पड़ सकता है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स कितने ड्रैग होंगे, उस सब को अब दरकिनार करके एक रिकवरी देखने को मिली है। और इसमें कोटक का एक बहुत बड़ी भूमिका रही। कोटक ही नहीं, आप देखिए एक्सिस, एचडीएफसी बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया। भरोसा करना चाहिए इस रिकवरी पर या नहीं, स्पेशली जब कल सैटरडे दोपहर में आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे? देखिए हर्षदा, अच्छा प्रश्न पूछा आपने, भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर्षदा, जो 24,500 थ्रेशोल्ड पॉइंट था निफ्टी के लिए ना, जैसे जो हमने लेवल ड्रॉ किया था 464 और 513, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट था निफ्टी के लिए। यकीन मानिए निफ्टी बैंक का वो थ्रेशोल्ड पॉइंट अभी पार नहीं हुआ है। सुबह के लेवल्स लेके आइए। देखिए कल एक्सिस बैंक ने काफ़ी डैमेज किया था, आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी शॉर्टिंग थी, मेरी सुबह क्लियर कट अप्रोच थी, रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। एनी ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू RS1 विल बी ए सेल ऑन राइज। जब तक पहला रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा है आप सेल ऑन राइज कीजिए। सुबह निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ, लेकिन हमने क्या बात की थी बेस पे। द मोमेंट यू विल सी, जैसे ही आप देखें बेस पर लेवल्स लेके आइए बेस के, और ये कमेंट्री की डिस्क्राइब्ड आई थिंक जो कमेंट्री होती है उसमें क्लियरली मेंशन था कि 403,233 इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुल बैक। ये दोनों लेवल्स हैं, ये पुल बैक जनरेट करने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि 50,500 और 50,000 की पुट ही सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती थी और निफ्टी बैंक थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी था, और इसीलिए मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था ये दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट करने में सक्षम है। अब आपने पुल बैक ट्रेड किया तो ठीक है, बट याद रखिएगा मेरा थ्रेशहोल्ड पॉइंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ट्रेड एंटिसिपेशन में कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, वो हर्षदा अभी भी तब जनरेट होगा जब आप 51,305 के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करना शुरू कर देंगे। मैं तब तक निफ्टी बैंक पे बुलिश या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं रखूंगा। पुल बैक ट्रेड खेलना दूसरी बात है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि 51,305 के ऊपर आप सस्टेन नहीं कर रहे हैं। वो क्या है? वो आपका 24 जुलाई की कैंडल का लो है। बजट डे की कैंडल के अगले दिन का जो कैंडल का लो है वो एग्जैक्टली वही है। अगर 51,305 कटता है निफ्टी बैंक में, तब आप कहां तक जा सकते हैं? नोट करके रखिएगा, अगर 51,305 कटता है तो आप 51,750 तक की पॉसिबिलिटी रखते हैं। वहां पे क्या है? जाइए चार्ट्स ड्रॉ करिए, आपको मालूम चल जाएगा। वहीं पे आपका फॉलिंग 10, वहीं पे आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है। हर्षदा जी हाँ, तो ये फिलहाल आपके लिए वो की लेवल्स इंडेक्स के लिए। अब क्लोजिंग की तरफ जब बढ़ेंगे तब इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन चलिए अब आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो स्टॉक्स जिनके बल पर दरअसल आज वो बड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। तो क्लियरली आज कंसिडरिंग स्क्रीन अक्रॉस द बोर्ड तेजी की बन रही है। श्रीराम फाइनेंस नतीजे बाजार को पसंद आए तो फटाफट रिएक्शन आया, 7% ऊपर आ चुका है स्टॉक। अपोलो हॉस्पिटल में एक मूव देखने को मिल रहा है और डीवीज लैब भी सुबह से ही तेजी में। अदानी एंटरप्राइजेस में भी 3.5% तक का इजाफा आज बना है। एम्फेसिस नंबर्स के बाद जो कमेंट्री आई है वो अच्छी लगी मार्केट को, 6.5% ऊपर। अशोक लेलैंड ने भी इनफैक्ट जो मिड टीन का गाइडेंस दिया है, जो कहा है कि ईवी साइड पर ऑफ कोर्स बसेस के साथ साथ एलसीवीज भी लॉन्च होती हुई दिखाई देंगी आगे, 5.5% ऊपर काउंटर। पीईएल, भारत फोर्ज दूसरे गेनर्स रहे हैं आज के ट्रेड के, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली भी हो रही है। लगातार दूसरा सत्र जहां पर नेस्ले इंडिया
नंबर्स खराब थे, माहौल बिगड़ा है। टाटा कंज्यूमर फ्लैट है, 1% के नुकसान पर। फेडरल बैंक, यूएसएल जैसे काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनकी तरफ से कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला बनता हुआ, लेकिन लार्जली मार्केट का मूड, माहौल जो है वो तेजी की तरफ ही बन रहा है। अब ऐसे में किन ट्रेड्स को पकड़े, किन को कैरी करें, स्पेशली ओवर द वीकेंड जहां पर ग्लोबल मार्केट्स कुछ वॉलेटाइल हो चले हैं, इस पर बात होगी। फंडामेंटल्स पर हमारे साथ चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, कविता जैन, स्नेहा सेठ और सोनी पटनायक हैं। 2:15 पर यतिन से जानेंगे इंडस टावर में आज जो जोरदार तेजी बनती दिखाई दे रही है और जो खबरें हैं कि शायद एक डिविडेंड बायबैक आता हुआ दिखाई देगा, उसके क्या मायने रहेंगे। इलारा सिक्योरिटीज के करण तौरानी को हम जोड़ने वाले हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने ओटीटी कंटेंट, टीवी चैनल, सिनेमा थिएटर्स पर एक्सेस सेस लगाने की बात की। इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वाकई में इन कंपनियों पर असर पड़ेगा या नहीं, उस पर होगी बातचीत। 2:30 बजे विवेक बताएंगे आपको बायोकॉन दरअसल QIP एक फंडरेज की तैयारी कर रहा है, उसका डिटेल आपके लिए लेकर आएंगे। 2:45 पर फिर कल आने वाले नतीजों पर बातचीत होगी। ICICI बैंक प्रमुख हैं, आशीष उस पर जुड़ेंगे। सुमित से जानेंगे डॉक्टर रेड्डीज NTPC से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट बिग वॉइस में कोटक महिंद्रा AMC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी हर्षा उपाध्याय हैं। फिर आज शाम को बड़ा इवेंट जिस पर हम सबकी नजरें रहेंगी, ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी रात 11 बजे होगी, लेकिन भारतीय भारतीय कंटिंजेंट का परफॉर्मेंस इस ओलंपिक में कितना दमदार रह सकता है, उम्मीदें किस किस एथलीट से है, उस पर भी नजरें रहेंगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और ऑफ कोर्स बीच में खिलाड़ी नंबर 1 से भी बातचीत होगी। जी, तो ये पूरा क्रम है आज कमाई के अड्डे का। इंडस्ट्रीज पे बात हो चुकी है और मैं फिर से कहूँगा कि इस क्लोजिंग में अभी एक मैजिक शो अगर बाकी है तो वह है निफ्टी बैंक, बट कीप आई ऑन 51,305 पर। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें मेटल इंडेक्स आज नियरली 3% ऊपर है, काफी अच्छे सपोर्ट जोन से रिकवर कर रहा है मेटल इंडेक्स। और अगर आप टाटा स्टील देखें ये काउंटर तो एक अच्छा करेक्शन दिखा, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था जहां पे 162 एक रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर रहा था, अभी थोड़ा सा उसके ऊपर ही चल रहा है ये काउंटर। तो आई बिलीव यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग दिया जा सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 157, इसे बाय करना है। अपसाइड जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा वो अराउंड एटलीस्ट 173 174 तक के टारगेट के लिए से लॉन्ग करना है। टाटा स्टील में एक मौका तेजी का बन रहा है, मेटल्स में चमक लौटती हुई। सोनी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे रहेगा लालपात लैब फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह है। करंट प्राइस 3070, इसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3000 और टारगेट है 3200। लालपात में हमने देखा है कि एक अग्रेसिव 90% लॉन्ग रोल ओवर्स बने हैं जुलाई से अगस्त सीरीज में, और यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। वो ब्रेकआउट 3080 3085 के रेंज के ऊपर आएगा, बट यहाँ पे जिस तरह से डेटा एडअप हो रहा है लॉन्ग्स के तरफ, मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि वो रेंज ब्रेकआउट आएगा, उसके ऊपर आपको एक शार्प कवरिंग रैली टुवर्ड्स 3200 नजर आएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3000 का प्लेस करेंगे, जहां पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग बनी हुई है। जी हाँ, आपको याद होगा परसों हम क्लोजिंग में डिस्कस कर रहे थे जब हम हर्षता में और अनुज थे कि ये स्टॉक अपने मल्टी ईयर चल को क्रॉस कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स के साथ ही आया है अगस्त की सीरीज में, याद रखिएगा। मल्टी ईयर ब्रेकआउट मार्च 2022 के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर 3-4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इंडियन होटल्स में 634 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 665 के टारगेट के लिए। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो 650 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उसमें 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 30 रुपीज के टारगेट सेट करिए। 30 रुपए के टारगेट, 650 के कॉल ऑप्शन। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी, या तो 650 का कॉल लेकर चलें या फिर आप 665 के लिए सीधे फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हैं। एक मौका तेजी का ही बन रहा है। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे अब चैलेंज ये है कि ऐसा कौन सा स्टॉक फाइंड करें जहां और आगे कंटिन्यूटी रहे आफ्टर सच अ ह्यूज मूव टुडे।
तो ऐसा एक नाम मुझे जो लग रहा है दैट इज एमएनएम के फ्यूचर्स में 2885 का लेवल है। अगर 2860 पे ऐसे लगा कि अगर इसको लॉन्ग करे तो इसमें ये एक स्टॉक है जहाँ रेजिस्टेंस अभी काफी दूर है एंड इट डज नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस टिल 2925। तो हम 2925 का टारगेट लगाएंगे एंड 2860 के एसएल के साथ इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे एमएनएम। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑटो में 2886 पे एमएनएम पे दाव। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर है टीवीएस मोटर पे, क्लीन ब्रेकआउट मिला है टीवीएस मोटर्स में। अगर डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी दिखती है कि ये कम से कम 2560 इनिशियल स्विंग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 2560 जाएगा, उसके बाद 2600 तक का मूव मिलेगा। तो 2510 के ऊपर हमें स्विंग ट्रेड लेना है तो 2510 के ऊपर लेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका 2490 का और पहला टारगेट 2560 का रहेगा। तो इट्स अ बाय इन टीवीएस मोटर। ओके, तो टीवीएस मोटर में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। बजट के दिन आपको याद होगा इस पर एक बाय कॉल हमारी टेक पंचायत की तरफ से आया था और वो मूव कंटिन्यू होगा, ये कहना है राजेश जी का। चलिए अब बात एक फंडामेंटल एक्सपर्ट से, धर्मेश कांत हमारे साथ है। धर्मेश, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड है? गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए हर्षिता, पावर सेक्टर में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन चल रहा है। अभी आज ही सुबह 2 अच्छे ऑर्डर बुक मिले हैं, एसजीवीएन को मिला है, केपीआई ग्रीन को मिला है और इस तरह का रुझान चलता रहेगा। तो ये 300 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन के अलावा भी जो ग्रिड इंटीग्रेशन है, पावर स्टोरेज की कैपेसिटी के लिए भी इस सब जगह पैसे खर्च होने वाले हैं और इस पैसे को खर्च करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि एक इनडायरेक्ट प्ले जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस वक्त वैल्यूएशन के लिहाज से भी, पीएफसी या आरईसी 2 ट्रेड्स है, दोनों पे आप चाहें तो इक्वल वेटेड वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। पी रेशियो के हिसाब से 10 से कम के पी मल्टीपल पर मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग आरओईज है, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन रहा है इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का और फ्यूचर आउटलुक फॉर 5 to 7 ईयर्स पे तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है कि 20-22% का इनका रन रेट ग्रोथ चलता रहेगा। एनपीए भी काफी कंट्रोल में है। तो दोनों पे ही बाई करने की सलाह हो, आपको जो अच्छा लगे करें, या दोनों को इक्वल वेटेड वे में लेके बाई करके आगे चल सकते हैं। ओके, आरईसी धर्मेश जी की आज की फंडामेंटल कॉल है। मीनवाइल शायद मैं अगर इस एंटिसिपेशन में बैठा था कि बैंक्स एक लीड लेंगे, एक स्विंग प्रोवाइड करेंगे, तो आई थिंक अभी अभी एक और चीज़ हो रहा है। आई मीन वो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स एक एज पकड़ रहा है, एक आई थिंक कहते हैं ना, ग्रिप ले रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप इन द सेंस कि ये परसों और बजट डे का जो स्विंग हाई है उसको काटने की कोशिश करता हुआ है ना। आई मीन ये आप फील कर सकते हैं कैसे। लुक एट आईटीसी बजट के अगले दिन करीब 515 का स्विंग हाई लगा के आया था, फिर रिट्रेस हुआ, कूलिंग ऑफ हुई थोड़ी सी, नाउ अगेन 500 को स्ट्राइक करता हुआ। प्लीज़ एक बार 500 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा आईटीसी की। सोनी जी, आपका ठीक आईटीसी पे 499.45 कैसे अप्रोच कर रही है इस ट्रेड को और 500 की कॉल पे आपका व्यू? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि आईटीसी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। बहुत समय के बाद वो 480 के ऊपर क्रॉस किया है, सस्टेन कर रहा है। सो अभी यहाँ पे सपोर्ट 480 है। स्टॉक यहाँ से मुझे 530 535 जाते हुए नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे 500 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं जो कि फ्यूचर्स में मेंशन किया है 480। उसके अनुसार आप ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑप्शन को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट आपका जब 530 535 स्टॉक में हिट करेगा तब आप वहां पे बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। जी हाँ, इस वक्त की जो अगर आप देखिए, जैसे कि रचना जी कह रही थी ना, इस सेशन की दिक्कत अब ये है, आई मीन स्पेशली इस क्लोजिंग की, कि अब इतना चलने के बाद, आई मीन 391 अंक ऊपर निपटी है, उसके बाद ट्रेड आइडेंटिफाई करना इस क्लोजिंग में थोड़ा डिफरेंट है। फिर थोड़ा सा भी काम करते हैं, अपनी चॉइसेस को बदलते हैं और अगेन सुबह 9:15 से लेकर 10:20 के बीच में जो चीज़ स्क्रीन पे विजिबल थी, बाजार उसको चीज़ कर रहा था जहाँ पे शॉर्ट्स थे। आपको याद होगा भारत फॉर्ज हमने पहले ट्रेड आइडेंटिफाई किया था। नो, मैं अब आपकी स्क्रीन पे काउंटर रखता हूँ। कैनफिन होम्स लिखा है, ये चल चुका है, ये अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दे रहा है, लेकिन अब इसने काट दिया है अपना 10-20 माइनस उस शॉर्ट कवरिंग की। आई मीन अगर आप खोज में निकले हैं तो मेरे ख्याल से कैनफिन होम्स भी एक प्रिफर्ड आई थिंक कैंडिडेट होगा। 864.55 पे आपका व्यू कैनफिन होम्स पे?
ये जगह बहुत सही थी क्योंकि यहाँ पर 150 डे मूविंग एवरेज आते थे, जहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक रेस्ट ले रहा था। लेकिन आज क्योंकि 20 और 10 डे मूविंग एवरेज रीगेन किया है स्टॉक ने, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 900 रुपए तक के टारगेट आपको कैन फिन होम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 839 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 900 के टारगेट के लिए। कैन फिन होम्स में एक मौका तेजी का बन रहा है। आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे श्रीराम फाइनेंस, और श्रीराम फाइनेंस हमारे टॉप गेनर्स में शामिल था जब हम ट्रेंडिंग पर नजर डाल रहे थे। चल तो चुका है स्टॉक 9.5% ऊपर, लेकिन अब 2.5% की और तेजी इसमें बन रही है। अब नतीजों में एग्जैक्टली मार्केट को क्या पसंद आया है ये समझना बहुत जरूरी है। नतीजे एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। धर्मेश, आप बताइए, आपने आई एम श्योर नंबर्स को पढ़ा है, क्योंकि एक बहुत ही फिनोमिनल मूव देखने को मिला है और ये एक आउट परफॉर्मर रहा है वैसे भी इस मार्केट का इस पूरे साल। ईयर टू डेट भी दिखाइएगा प्लीज चार्ट श्रीराम फाइनेंस का डायरेक्टर साहब। इन नंबर्स में आपको क्या पसंद आया और इस समय जो नई तेजी बनती दिखाई दे रही है, मार्केट क्या भुना रहा है? देखिए हर्षिता, जब से इसका निफ्टी में इंक्लूजन हुआ है तब से इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला है। फंडामेंटली काफ़ी साउंड कंपनी है, नंबर्स भी अच्छे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर कमिट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ कंप्लायंस रीजंस। ओके, तो इस पर टेक्निकल चेक ले लेते हैं। रचना जी, श्रीराम फाइनेंस, अच्छा आंकड़ों में मैं देख रही हूँ मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्के से डिप दिखा रहे हैं, डिस्पर्सल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्के से नीचे आए हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में इजाफा है, वैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कुछ तो है जो मार्केट को इस समय पसंद आ रहा है, वो ढूंढना चाहिए हमें। चार्ट पर अगर एक पर्सपेक्टिव दे सके, आज का ये मूव आगे कितने और तेजी के दरवाजे खोल रहा है? जी, चार्ट पे ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है और आगे और बढ़िया चलने के चांसेस है। और ये डाउनफॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आज यहाँ से निकला है, तो ऊपर जाने की क्षमता जो रखता है वो 3050 तक की रखता है। दैट मीन्स अनदर 100 रुपीज फ्रॉम हियर इट कैन गो, एंड दैट कैन हैपन इन 2 to 3 days ऑफ टाइम। एज ए डिस्क्लोजर हमने इसका ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को आधे घंटे पहले ही दिया है। और यहाँ पे डाउनसाइड पे सपोर्ट के लिए अगर एक लेवल देखना चाहे तो 2860 का देखना चाहिए। तो ये फिलहाल 2860 का स्टॉप लॉस रहेगा और एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली समय तेजी की स्क्रीन पर बनी है। एक बहुत बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक ने आज आपको कमा कर दिया है, काफ़ी दिनों बाद इतना बड़ा मूव आता हुआ। एक स्टॉक जो ट्रेंड कर रहा है सुबह से वो है एम्फेसिस है, और एम्फेसिस के केस में आप इस समय देखेंगे 6-7% के गेंस, और सुबह में हम इसकी चर्चा कर भी रहे थे जब स्टॉक इंट्राडे में करीब 7% ऊपर था। धर्मेश, इस पर आप टिप्पणी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री सुनकर मार्केट ने थम्स अप दिया है। बिल्कुल हर्षिता, आई मीन उनकी कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी इस पर्टिकुलरली बीएफएसआई सेगमेंट को लेकर के। हालांकि ये जो उन्होंने बताया कि इमीडिएट नियर नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत अच्छा रुझान वापस ग्रोथ आ जाएगा, बट जो एक काले बादल मंडरा रहे थे कि अभी और डाउनसाइड बाकी है, काफ़ी और गिरावट आ सकती है, ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है, वो एक सीमेंटेड दिख रहा है। तो ओवरऑल पूरे आईटी सेक्टर में आप जो भी मैनेजमेंट की कमेटी सुने, चाहे वो टीसीएस था, इन्फोसिस था, सबके ओर से एक ही इशारा आ रहा था कि जो डाउनसाइड है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, अपसाइड आने में टाइम है। अपसाइड में वो लोग बहुत क्लियर नहीं थे कि इमीडिएट आएगा, 6-8 महीने लग सकते हैं, बट मैं आई थिंक करंट मार्केट में जहां आपको वैल्यूएशन के लिए जगह खोजनी पड़ रही है, सो वहां पर आप इसको अभी के मल्टीपल्स पर ना देखें जो अर्निंग्स आ रहा है, बट अगर ग्रोथ मल्टीपल्स आ जाते हैं कि 15-20% के जो पहले हुआ करते थे, तो उस लिहाज से ये स्पेस थोड़ा सस्ता दिख रहा है। एम्फेसिस उसमें से ज्यादा फोकस इनका R&D साइड रहा है और AI में भी डेवलपमेंट करे। हालांकि AI के बारे में इन्होंने ज्यादा कमेंट तो नहीं किया, बट इंडिकेटिव यही था कि वहां भी इनको अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है। सो उसका ये रुझान सब जगह दिखने को मिल रहा है आपको। नेटिव AI पर उन्होंने ये मेंशन जरूर किया कि अभी जो भी नई डील्स आ रही हैं वो ज्यादा जेन AI साइड से ही बनती दिखाई दी है। जो $319 मिलियन तक की इनकी TCV आई है या डील विंस आए हैं Q1 के, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल जेन AI की तरफ से आ रहा था आई गेस। लेकिन क्या वो मार्केट मूविंग है? आई रियली डोंट नो। उस जेन AI को लेकर बाकी सभी कंपनियां भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगर सुबह में सोनी किसी ने एम्फेसिस नहीं लिया और इस समय नजर जा रही है, टेम्पटेशन तो होगी क्योंकि OI एडिशन है, यानी कि लॉन्ग पोजीशंस जुड़ी हैं।
कितनी और तेजी की विजिबिलिटी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है स्टॉक में? हर्षिता जी, यहाँ पे डेफिनेटली ओवाई है लॉन्ग्स की तरफ और काफी एग्रेसिव अच्छे रोल लेवल्स भी बने हैं लॉन्ग के साइड में। सो करंट प्राइस में हम देखेंगे तो 2970 का एक अच्छा सपोर्ट है। कोई अगर लेके रखे तो वहां पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना बेटर है। 2970 के सपोर्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक यहाँ पे 3140 3160 को टेस्ट कर सकता है। एक अपसाइड अभी भी पेंडिंग है वहां तक जाने के लिए, तो डेफिनेटली स्टॉक होल्ड कीजिए 2970 सपोर्ट के साथ। ओके, एम्फेसिस स्ट्रॉन्ग मूव दिया इस काउंटर ने। सुबह भी आई थिंक हर्षता ने मार्क किया था इसको 3021 पे, स्टिल होल्ड है ये। अब थोड़ा विषय को बदलते हैं और एक बार पीवीआर स्क्रीन पर आके रखिएगा। और ये इंडस्ट्री आई मीन वैसे अगर आप देखें पहले एक बहुत बड़े डैमेज फेज से गुजर रही थी, और हम आज इस विषय पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि कर्नाटक विधानसभा ने सिने और कल्चर एक्टिव वेलफेयर बिल एक पास किया है, जिसके बाद टीवी चैनल्स और ओटीटी कंपनियां सिनेमा हॉल पर राज्य सरकार एक सेस लगाएगी। ये सेस आय पर अधिकतम अप्रॉक्सीमेटली 2% तक होगा। तो इस पर एग्जैक्टली बात करते हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लड़ा सिक्योरिटी से करण दुरानी मौजूद हैं इस वक्त। करण, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आई मीन स्टिल अगर आप देखें ये स्पेस अभी एक रिकवरी फेज से गुजर रहा है, और स्टेट्स अगर इसको टारगेट कर रही हैं या फिर जो कर्नाटक विधानसभा का फैसला है उसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप इस सेस का, और इससे क्या वाकई जो फुटफॉल हैं और उस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ने की संभावना लग रही है आपको? हेलो जी, नमस्कार। तो अगर हम बात करें सिनेमा इंडस्ट्री की जो साइज है वो तकरीबन भारत में 12,000 करोड़ के आसपास है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस की। अगर हम ओटीटी सब्सक्रिप्शन की बात करें उसकी साइज भी तकरीबन 10 से 11,000 करोड़ के आसपास है। तो सिनेमा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम कर्नाटका स्टेट की बात करें तो 14 से 15% का जो बॉक्स ऑफिस है वो आपको कर्नाटका से आता है। तो मेरे हिसाब से 17 से 18 करोड़ की जो रेवेन्यू है इसमें से वो कर्नाटका से आती है। और अगर ये सेस 2% का लगाया जाता है तो अगर 17-18 करोड़ का नंबर पे 2% अगर सेस आता है तो मान लीजिए 35 से 40 करोड़ का हिट इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। तो इसमें क्या होएगा, मेरे हिसाब से पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि जो सिनेमा चेन से वो इसका हिट लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो कस्टमर पे पास ऑन कर दिया जाएगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव से ये कुछ ज्यादा बड़ा हिट नहीं है, बिकॉज 2% का ही है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। बट इंक्रीमेंटली हमको यहाँ पे आगे चल के दो चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली ये कि ये जो सेस का परसेंटेज है क्या ये बढ़ाया जाता है आगे चल के 1 साल 2 साल, क्या इसमें कुछ क्षमता है इसकी बढ़ने की, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इंडस्ट्री के लिए। दूसरा ये कि अगर दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे मूव्स कर दिए जाए तो मेरे हिसाब से एक बड़ा इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए 2% ऑफ 14% मेरे हिसाब से ये बहुत ही छोटा नंबर है और छोटा इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री पे। हालांकि अगर ये नहीं करते तो इंडस्ट्री के लिए बेहतर होता, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही है। फुटफॉल रिकवरी कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं आ रहे हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें, कंटेंट भी अच्छा खासा नहीं आ रहा है, और ये लोग बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं मूवी गोवर्स को आने के लिए एंड फुटफॉल अपना बढ़ाने के लिए। तो ऐसे टाइम पे सेस का आना मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के लिए एक छोटा नेगेटिव है, बट इसको यहाँ से बढ़ना नहीं चाहिए दूसरे स्टेट्स पे, ये एक मॉनिटरेबल रहेगा। ओके, तो आपने अपने अपने आई मीन पहले प्रश्न के उत्तर में ही सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, या फिर अगर दूसरे राज्य भी इसको चेस करते हैं, कुछ ऐसे लगाते हैं, तो शायद वो काफ़ी नेगेटिव होगा। करण, क्या कितना कंट्रीब्यूट करता है एग्जैक्टली कर्नाटका, और एग्जैक्टली पीवीआर कितना रेवेन्यू फेच करता है यहाँ से? तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कर्नाटका एक तो फिल्म इंडस्ट्री जो है 12,000 करोड़ है, ये दो चीजों में डिवाइडेड है। एक तो है आपका रीजनल और हिंदी मार्केट, और दूसरा रीजनल और रीजनल मार्केट एक साइड है, और दूसरे साइड है आपका हिंदी और इंग्लिश मार्केट। तो हिंदी और इंग्लिश की मार्केट की अगर बात करें, वहां पे कर्नाटका का जो बॉक्स ऑफिस शेयर है वो तकरीबन 8 से 9% के आसपास है। अगर हम रीजनल मार्केट की बात करें तो वहां पे कर्नाटका का शेयर है 20% के आसपास है। तो ये दोनों नंबर को अगर हम जोड़ देते हैं तो 15 से 16% की कंट्रीब्यूशन कर्नाटका स्टेट से आती है। अगर हम पीवीआर और आइनॉक्स की बात करें तो साउथ में जो एक्सपेंशन बहुत हो रहा है आज की तारीख में, अगर वो लोग 50 या 100 स्क्रीन ऐड कर रहे हैं, उसमें से 60 से 70% के नए सीन साउथ में आ रहे हैं।
जो कि मिक्स्ड है। तो मेरे हिसाब से कर्नाटक पीवीआर आइनॉक्स का टोटल पोर्टफोलियो 2000 स्क्रीन्स के आसपास है। उसमें से मेरे हिसाब से 10% के नीचे स्क्रीन्स जो है वो कर्नाटका से होंगे, तो बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसा कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और प्लस जो पीवीआर के कस्टमर्स है, आई थिंक उनके ऊपर अगर 2% का सेस लगाया जाएगा 200, 250, 300 रुपए के टिकट प्राइस पे, तो ये ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। बट यही कहना है कि ऐसे टाइम पे जहाँ पे ये लोग ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑलरेडी इनका फुटफॉल नहीं आ रहा है, ये चीज सेस एक बर्डन देना इंडस्ट्री को, ये मेरे हिसाब से एक छोटा सा सेंटिमेंट नेगेटिव हो सकता है। करण, हमने पीवीआर के नंबर्स देखे हैं, डिस्पाइट दैट स्टॉक में एक अच्छा एक्शन बनता दिखाई दिया, आज ऑफ कोर्स थोड़ा सा शांत है। कंसिडरिंग Q1 बहुत ही खराब था, फीका था, ऐसा आप लोगों ने क्या फैक्टर इन किया है पीवीआर में? क्योंकि मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रही थी, इनफैक्ट उस पर आपने बाय कॉल दिया, ऊपर के टारगेट्स दिए हैं, आगे क्या इस कंपनी के फेवर में जाएगा? क्यों मार्केट में तेजी हुई है स्टॉक के पीछे? दो रीजन है हर्षदा की तेजी हुई है। एक तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें, बिजनेस में सिनर्जीज बहुत ज्यादा आई है पिछले 1 साल से, जब से मर्जर अनाउंस कर दिया गया है, पिछले 15 महीने से तकरीबन 200 करोड़ के आसपास की सिनर्जी आई है आपकी एबिटा पे। ये जो सिनर्जी है ये टिकट प्राइसेस की वजह से आई है, क्योंकि आइनॉक्स का टिकट प्राइस पीवीआर से कम था। ये आई है फूड स्पेंड पर हेड की वजह से, क्योंकि आइनॉक्स का जो फूड प्राइस था, आइनॉक्स में नॉनवेज नहीं मेन्यू मिलता था, तो वो चालू कर दिया गया है। ये सिनर्जी आई है एम्प्लॉय कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव के हिसाब से और थोड़ी बहुत रेंटल के हिसाब से। अब यहाँ पे सिनर्जी बढ़ने की और क्षमता है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू अगर यहाँ से मोमेंटम पिकअप होता है तो मेरे हिसाब से सिनर्जी की वजह से इसकी जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स है वो प्री कोविड एवरेज मल्टीपल के हिसाब से ही रहेगी, उनसे इसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर फुटफॉल डाउन है तो यूजुअली डिस्काउंट मिलना चाहिए, क्योंकि फुटफॉल 15 से 20% नीचे इनका प्री कोविड लेवल से, तो आइडली सिचुएशन में इनको डिस्काउंट मिलना चाहिए। बट बिकॉज बिजनेस में बहुत सारी सिनर्जीज है, मेरे हिसाब से इनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पहली बात ये है। तो सिनर्जी एक प्रोटेक्शन है आई थिंक ये कंपनी के लिए, वैल्यूएशंस को होल्ड अप करने के लिए। दूसरा ट्रिगर है कि ऑब्वियसली Q1 क्वार्टर बहुत ही म्यूटेड था, मेरे हिसाब से Q2 क्वार्टर में भी ज्यादा कुछ पॉजिटिव सरप्राइज दिखेगा नहीं आपको, लेकिन जो Q3 का क्वार्टर है वो ब्लॉकबस्टर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश कंटेंट की बहुत बड़ी लाइनअप है, हिंदी कंटेंट की भी बहुत 3-4 बड़े फ्रेंचाइज फिल्म्स आ रही हैं, और रीजनल में पुष्पा 2 आ रही है। तो ये जो मोमेंटम पिकअप करेगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स, वो मोमेंटम अगले साल का अगस्त तक रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगला अक्टूबर के बाद 2 या 3 क्वार्टर पीवीआर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। और क्लियरली ये जो बिजनेस है ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस है, जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेंसी आपकी बढ़ जाएगी, आज की ऑक्यूपेंसी अगर 20, 22, 23% है, जैसे ही ऑक्यूपेंसी 30% हो जाती है 2-3 क्वार्टर के लिए, तो एक बहुत ही बड़ा डेल्टा और अपलिफ्ट मिलता है आपके मार्जिन पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो मेरे हिसाब से अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो ये अभी तक 25 से 30% डिस्काउंट पे है वर्सेस प्री कोविड, तो आई थिंक वो मल्टीपल कैचअप इसमें आएगा अगर मोमेंटम हमको बॉक्स ऑफिस में दिखेगा अक्टूबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स। शुक्रिया तारुण इस अपडेट के लिए। तो ये पीवीआर पर बातचीत होती हुई, इनफैक्ट ओवरऑल जो अनाउंसमेंट आई है उस पर हम बात कर रहे थे। स्टॉक ठंडा है आज भी, हालांकि इस हफ्ते इसमें थोड़ा एक्शन देखने को ज़रूर मिला था। इस बीच इंडस टावर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक्शन देखने को मिला अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। स्टॉक आज 4% ऊपर है। अब क्यों इतनी तेज़ी है, क्या मार्केट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? यतन हमारे साथ है यही समझने के लिए। यतन मार्केट एक्साइटमेंट में आज इंडस टावर को एक थम्स अप दे रहा है, क्योंकि एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है जहां कंपनी एक बायबैक का कंसिडर करने वाली है। लेकिन इसके आसपास की जो चीज़ें हैं, किस तरीके का बायबैक आ सकता है, कितना कैश है बैलेंस शीट पे, ये सब पहले जान लेते हैं। देखिए, जहाँ तक कि इंडस टावर का सवाल है, हमको पता है कि जो वोडाफोन आइडिया का FPO हुआ था उससे कोई भी टाइप का प्रोसीड्स या ड्यू अभी तक कंपनी को नहीं मिला है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होने के कारण ये नहीं हो सकता है। सो वोडाफोन आइडिया से कितना बकाया आया है वो हमको अभी तक पता नहीं है, ना कोई औपचारिक स्टेटमेंट वोडाफोन आइडिया या इंडस टावर से आया है इस बारे में। तो अज्यूम ये करेंगे जो पिछला रिपोर्टेड कैश है वो देखा जाए, पिछला रिपोर्टेड जो नेटवर्थ है वो देखा जाए। अगर हम कैश ऑन बैलेंस शीट की बात करें तो लगभग 63 करोड़ का कैश और कैश इक्विवेलेंट है इंडस टावर के पास। नेटवर्थ करीब 27,000 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम देखें 25% ऑफ नेटवर्थ जो है मैक्सिमम बायबैक हो सकता है, जिसका लगभग आकलन करें आप तो लगभग 6,700 करोड़ रुपए के आसपास आता है। अगर हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें, क्योंकि अगर पूरा का पूरा 25% अगर आप बायबैक करते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन उसके लिए पास करना पड़ता है, तो बिना रेजोल्यूशन पास किए का आंकड़ा देखें तो वो करीब 2700 करोड़ का होगा। तो ये दो आंकड़े पे फोकस कीजिए, 6,700 करोड़ और 2700 करोड़। लेकिन
जो ब्रोकरेज नोट आ रही है कोटक की तरफ से, उसका मानना ये है कि 500 करोड़ से ज़्यादा का बायबैक आप इंडस टावर में एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि केपेक्स काफ़ी बड़ा लाइंड अप है, बैलेंस शीट पे कैश मौजूद नहीं है, तो किसी भी प्रकार की बड़ी अनाउंसमेंट या बिग बैंग बायबैक आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, जिसके कारण वो थोड़े बहुत अंडरवेट हैं स्टॉक पे और उनको लगता है कि जो केपेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी के, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैश डिप्लॉय करेगा तो वो बेहतर रहेगा बजाय कि बायबैक में। तो ध्यान रखिए, कैश ऑन बैलेंस शीट काफ़ी लो है, लेकिन ऑप्शंस अभी भी कंपनी के पास खुले हुए हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, ऐसा ब्रोकरेज मान रहे हैं। तो 500 करोड़ का जो फिगर है, एस्टिमेट है, वो कोटक से आ रहा है। कोटक का एस्टिमेट, लेकिन देखते हैं फाइनल का डिसीजन कंपनी क्या लेती है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इस बीच भारतीय एयरटेल भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर भी दरअसल इंडस टावर से सीधे तार जुड़े हुए हैं। भारतीय भी स्टेक होल्ड करता है इंडस टावर में। इफ एट ऑल यहाँ पर किसी तरह का पे आउट आता है तो देखते हैं भारतीय को कितना फायदा होगा। धर्मेश, पहले आपकी क्या रणनीति रहेगी भारतीय और इंडस टावर दोनों में इन डेवलपमेंट्स के बीच? देखिए, भारतीय तो क्लियर कट बाई है। अगर कोई भी गिरावट आती है, उससे 2-3 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसको आप बाई करके चलते रहें। और भारतीय में मल्टीपल ट्रिगर्स भी आने वाले हैं। अभी नेक्स्ट्रा है, कल को उसकी अगर वो डिमर्ज करके अलग से लिस्टिंग कराते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी खुल के आता है वैल्यू अनलॉकिंग का। प्लस आरपो का ट्रैक्शन का चल ही रहा है। मैनेजमेंट जो गाइडेंस है 300 के आसपास का आरपो आने का, वो भी आ जाएगा और डेट इज ऑलमोस्ट 50% राइज फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल। सो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। 5G रोल आउट, डेटा यूसेज सब जगह बढ़ रहा है, हर ट्रैक्शन वहाँ भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इट्स अ क्लियर बाई। इंडस टावर में मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से अभी सैचुरेशन लेवल पे आ गया है। हो सकता है ट्रेडिंग पॉपअप आपको 4-5% का और मिल जाए, बट एक ट्रेंडिंग बाई में मुझे लगता है कि वहाँ अभी थोड़ा एक बैकसीट लेना चाहिए। एंड भारतीय एंड रिलायंस, हालांकि जियो उसके अंदर आता है, एज अ होल दोनों काफ़ी अच्छे बेट लगते हैं। एंड वोडाफोन आइडिया भी अब यहाँ से मुझे सुधरता हुआ नजर आ रहा है। उसका भी सेटलमेंट हो सकता है 1-2 साल में। सरकार की तरफ से जो भी डेट के ऑन द बैलेंस शीट है वो होता हुआ आपको नजर आएगा। सो ओवरऑल ये पूरा स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव है। सिलेक्शन पैरिटी लिस्टिंग के हिसाब से अगर टॉप रैंकिंग करें तो भारती इज नंबर 1, रिलायंस इज नंबर 2 एंड थर्ड इज वोडाफोन आइडिया। इंडस टावर हम लोग अभी थोड़ा होल्ड रेटिंग पर रखा हुआ, उसमें नई बाइंग करने की सलाह नहीं दे रहे हैं करंट लेवल्स पे। ओके, तो इंडस टावर को लेकर धर्मेश जी का थोड़ा सा यहाँ पे व्यू जो है वो इतना कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नहीं है, फुल फ्लेज बाय नहीं है उनका यहाँ पर। ये अब कविता जी इस पैनल में जुड़ चुकी हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून। हम आज एक ऑल टाइम हाई क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं निफ्टी पर। अब चॉइस करना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि क्या पिक करें क्या नहीं, बट फिर भी ये दुविधा के बीच में आप क्या पिक कर रही हो? सो वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी। दुविधा के बीच में एफएमसीजी के साथ जा रहे हैं, जब बजट में भी कुछ खराब आया नहीं और पोजिशनली भी वी आर बुलिश ऑन दैट इज आईटीसी, जहां फर्दर मूवमेंट लगता है एक्सटेंड होना चाहिए। 502 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। आर पोजिशनल टारगेट इज ऑफ 520, बट फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 507, 510 के लेवल की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। 495 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड एज डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। आईटीसी एक बार फिर रेडार पर आता हुआ, तेजी की पोजीशंस यहाँ पर बन रही हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और अपडेट की। पिछले कुछ समय से फार्मा सेक्टर में कई सारी बड़ी डील्स होती हुई दिखाई दी है। इस एक्शन के बीच एक और बड़ी फार्मा कंपनी फंड रेज की तैयारी कर रही है। अब एक्सक्लूसिव डिटेल्स विवेक अय्यर हमारे साथ हैं ये देने के लिए। विवेक, बताइए कहाँ पर नजरें हैं और क्या अपडेट? वेल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारा नज़र जो है वो है बायोकॉन के ऊपर। बायोकॉन जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा किया है काफ़ी समय से, और कंपनी अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सूत्रों के अनुसार हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी क्लोज टू $500 मिलियन, मतलब 4000 करोड़ रेस करने जा रहा है वाया द QIP रूट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट रूट। इससे कंपनी हमारे सूत्रों के अनुसार जो उनका डेट है, डेट बर्डन को काफ़ी रिड्यूस करेगा, जिससे उसका फिनेंस कॉस्ट कम होगा आगे आने वाले समय में। हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपनी ने ऑलरेडी 2 बैंकर अपॉइंट कर चुके हैं। बोफा एंड कोटक बैंकर्स होंगे ये पर्टिकुलर QIP के लिए, और हमें समझ में आ रहा है कि ये जो QIP फंड रेज होगा ये एज सून एज नेक्स्ट मंथ, अगले महीने ही हो सकता है। इसमें ध्यान रखने के लिए एक चीज़ है, सबसे पहले Q1 रिजल्ट जो शेड्यूल्ड है वो है अगस्त 8 तारीख को,
और इसमें अगर फंड रेज करना है तो बोर्ड का अप्रूवल लगेगा। तो हम सूत्र हमें बता रहे कि हो सकता है कि बोर्ड अप्रूवल आ सकता है फंड रेजिंग के लिए, वो होगा एनेबलिंग प्रोविजन, उसके बाद होगा एक्चुअल फंड रेजिंग। हमने बायोकॉन को रीच आउट किया, बायोकॉन ने स्पोक्स पर्सन को हमें बोला कि उन लोग कोई भी मार्केट स्पेकुलेशन पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे, बट सूत्रों के अनुसार हमें समझ में आ रहा है कि काफ़ी बड़ा, ये काफ़ी पॉजिटिव भी होगा बायोकॉन के लिए। ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का फंड रेज कर सकता है, एंड ये देखना होगा कब होगा, कैसे होगा इंटरेस्ट, और इससे कितना फाइनेंस कॉस्ट बच सकता है कंपनी के लिए। तो ये इनफैक्ट आपके लिए एक अपडेट, बायोकॉन में आता हुआ फंड रेजिंग की तैयारी QIP के जरिए दरअसल वो फंड रेज कंपनी करती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। वो स्टॉक आपके सामने करीब 1.1% ऊपर है। मानस, इसमें ट्रेड है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों में बायोकॉन, सिंजीन दोनों में बाय साइड के ट्रेड्स दिखे हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि 2 दिन पहले ही जब 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हुए थे, तो वहां एक अपॉर्चुनिटी बनती थी। पिछले हाईस को टेस्ट कर सकता था स्टॉक, वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से इस प्रॉफिट बुकिंग पे थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। शायद 355, 360 तक किस तरह देखने को मिले, वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में 350 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन अभी जो इंटरडे में करेक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर खरीदारी ना करें। ओके, बायोकॉन पे अभी फ्रेश बाय का रिकमेंडेशन नहीं। मीनवेल अभी मैंने करीब 15 मिनट पहले ITC की बात की थी एट 499.20, नाउ इट्स 504। प्रैक्टिकली अगर आप देखें ये इसका मतलब, क्योंकि बजट के अगले दिन क्योंकि बजट में कुछ नेगेटिव नहीं था ITC के लिए, इसमें एक मूव आया था लेकिन वो फिजल आउट हो गया था। बट आज 504.50 पे ये करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ, जहाँ ये शायद क्लोज हो सकता है। कविता जी का कॉल था भी, ये डूइंग वेल। अच्छा, थोड़ा सा एग्रेसिव सोचते हैं FMCG में। एक बार ज़रा आप नेस्ले लेके आइए, लुक एट नेस्ले। अभी मैं कह रहा था ना आपको, निफ्टी FMCG हाई पे जा रहा है, नेस्ले रिकवरी दे रहा है 2488 पे। सोनी जी थोड़ा एग्रेसिव होगा, ये मैं सोच थोड़ा सा एग्रेसिव रख रहा हूँ, बट क्योंकि नेस्ले अगर आप हिस्टोरिकली इस चार्ट का एनालिसिस करें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हमेशा एक अच्छा ट्रेड जनरेट करता है, और वो आज भी हुआ। आपका व्यू, अ पुल बैक ट्रेड इन नेस्ले कैसा रहेगा एट 2488? जी वीरेंद्र जी, मेरा भी वही अभी जस्ट देख रही थी कि 200 EMA से आज अच्छा पुल बैक दिया है। सो 2460 जहां पे वो सपोर्ट अभी होल्ड कर रहा है, अगर वहां से होल्ड करता है तो थोड़ा सा 2550, 2580 के रेंज में एक बार पुल बैक दिखा सकता है। अगर सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो यहाँ से मैं मान सकती हूँ कि कंफर्मेशन हो सकता है, रिवर्सल हुआ है टुवर्ड्स 2650 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे स्टेप वाइज जाएंगे। करंट लेवल से मुझे लगता है 2460, इसी सपोर्ट के साथ स्टॉक को अब होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की रहेगा बट डेफिनेटली वर्थ रहेगा 2460 स्टॉप लॉस के साथ। और पहला टारगेट यहाँ पे आपका टारगेट एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स 2620, 2650 के लिए। तो नेस्ले पे 2487 पे एक पुल बैक ट्रेड आपको नज़र आ रहा है, और मूव अच्छा जनरेट करता हुआ ये। अच्छा, मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकल वही है जनाब, जो लोअर ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक दे रहे हैं, बट दूसरे स्टॉक वो है जो कि अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को टच कर रहे हैं। स्नेहा, लुक एट MGL 1849। आप बीते 10 मिनट का OI एडिशंस को देखिए, और आइए अब 3 जुलाई के स्विंग हाई को काटता हुआ। आपकी राय इस पर क्या है? अगर आप काउंटर देखें, जिस तरह की स्ट्रॉन्ग मूव आ जाई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। हायर साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऊपर के भी कॉल्स में काफी अच्छा एक्शन हो रहा है। 1900 की कॉल काफी एक्टिव हो गई है, 1919, 20, 1940। तो आई थिंक जिस तरह से ओवरऑल एक कंसोलिडेशन के बाद जिस तरह की आज की मूव आई है, पॉसिबिलिटी करके कि हम यहाँ से और तेजी कर सकते हैं। 1920 ये लेवल्स भी वॉच आउट कर सकते हैं हायर लेवल्स पे। तो जिस तरह से 1900 की कॉल्स में आज बिल्डअप है, तो पॉसिबिलिटी करके कि हम 1900 के ऊपर के लेवल्स देखें। तो किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना है तो थोड़ा सा कहीं भी डिप मिलता है तो आप ले सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आज के लो के आसपास, दैट इज अराउंड 1737 का आज का जो लो है, उसके पास स्टॉप लॉस मेंटेन करके डिप्स पे लॉन्ग करना है। करंट लेवल्स पे आई वुड अवॉइड। करंट लेवल्स पर अवॉइड कीजिए। ये फिलहाल आपके लिए राय MGL के नंबर्स के बाद यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनी है। डिप्स पर खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए चार का चौका की तैयारी कर लेते हैं। सोनी जी, आपके पास हम आएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए।
इफ्नो सुपरस्टार रचना जी आप तैयार रखिएगा। मानस से लेंगे चार्ट का चमत्कार और धर्मेश कांत से एक व्यू लेंगे मिड कैप फंडा के तौर पर इन्होंने क्या स्टॉक किया है डिस्कस। अच्छा, इस बीच एक बार फिर अटेम्प्ट 24,800 की तरफ होता हुआ निफ्टी की तरफ से, और मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। वो भी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। नियरली 2.5:1 का रेशो आज तेजी के फेवर में साफ दिख रहा है। तो चलिए वो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। सोनी जी बताइए क्या रहेगा पहला ट्रेड, सस्ता ऑप्शन? हर्षदा जी, यहाँ पे मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ कॉनकॉर 1100 कॉल ऑप्शन। यहाँ पे बाई करना है, 15.5 रेंज पे बाई करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए का। टारगेट पहला रहेगा 22 रुपए, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 26 का। कॉन्कॉर में यहाँ पे आज का जो हाई बनाया है वहां पे 10, 20, 50 EMA सब एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसको अगर क्रॉस करता है स्टॉक यानी कि 1045 के ऊपर एक काफी शॉर्ट कवरिंग आपको टुवर्ड्स 1100, 1120 नजर आ सकता है। 1020 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सीरीज की शुरुआत है तो यहाँ पे इसलिए सेफ प्ले रहेगा 1100 कॉल ऑप्शन। ओके, कॉनकॉर का यहाँ पे कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इस बीच रचना जी के पास चलते हैं, आज के एफएनओ सुपरस्टार पिक कर लेते हैं। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी मेरी तरफ से एस्कॉर्ट्स रहेगा। एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट तो है ही, एंड यहाँ पे और फर्दर ये कंटिन्यू करे ऐसे चांसेस भी है, और प्रीवियस हाइज जो रिसेंट थे उसको टच करने के लिए ये जा सकता है। 4170 पे है फ्यूचर्स। अगर हम 4130 पे ऐसे लगाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर इसको होल्ड करेंगे तो हम 4250 एंड 4300 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे मल्टी डे के लिए खेल सकते हैं। ओके, तो ये एस्कॉट्स पर आपके लिए एक क्लियर कट व्यू, और एस्कॉट्स का ट्रेड आज देखिएगा करीब 2-2.25% के गेन्स पर चल रहा है। मानस, एफएनओ चार्ट का चमत्कार के तौर पर आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए आईटीसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ब्रेकआउट हमने देखा था अभी कुछ दिनों पहले, उसके बाद हमने 2 दिनों में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो चुकी है। तो आईटीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। जो स्टॉप लॉसेज है वो रहेंगे 494 के। 494 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। 525 525 के टारगेट के लिए कैश लेवल्स हैं। 510 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 13 रुपए 14 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और इस ऑप्शन में 24 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो आईटीसी मतलब अब तीसरी बार इस डिस्कशन में आई थिंक इसको हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग मूव। धर्मेश के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। धर्मेश क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर एमजीएल पे बाई करने की सलाह रहेगी। नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, ओवरऑल ग्रोथ था, मार्जिन भी सस्टेनेबल था। मुझे लगता है आने वाले समय में ये मार्जिन को सस्टेन कर पाएंगे, और 20 से 22% का एनुअल बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी जो इनका पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कैगर ग्रोथ का, वो चलता रहेगा। रिटर्न रेशियोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आरओई 20% के ऊपर है, वहाँ भी मुझे कोई गड़बड़ होती हुई नजर आती नहीं है, वो भी सस्टेनेबल रहेगा। और खास बात यह है कि ये कंपनी अभी भी सस्ते पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। सो वो सारी कंपनियां जो पी मल्टीपल उनका 20 से 30% नीचे है अगर रिटर्न ऑन इक्विटी से, तो वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बनता है। सरकारी कंपनी भी है, वो भी एक फ्लेवर साथ में आता है, तो अच्छा मूव आ रखा आज के ट्रेड में। बट मुझे लगता है अभी भी 5-6% की गुंजाइश है, तो 1950 के आसपास के टारगेट के लिए इसे एज अ ट्रेड लेके आप चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये महानगर गैस आपका ट्रेड है। अभी डिस्कस भी कर रहे थे हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। शुरुआत की थी हमने आज इस आई थिंक 4 के चौका का सीक्वेंस की सोनी पटनायक जी की कॉनकॉर की कॉल से। 1100 की स्ट्राइक 16 रुपये पे आपको लेनी है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2269 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। रचना जी ने पिक किया एस्कॉर्ट्स को बोला करीब 4170 पे ट्रेड करता हुआ 4250 के लक्ष्य के लिए, और फिर ट्रेड पिक किया गया मानस जी द्वारा आईटीसी, और जिसकी हमने चर्चा की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 525, और धर्मेश कांत जी ने अभी एमजीएल को पिक किया। 4 का चौका यहाँ पे पूरा हो चुका है। एक दो ट्रेड्स को लोकेट कर लेते हैं। आईटीसी जनरेट कर रहा है फुल स्विंग। हाँ, सुबह सुबह हम बात कर रहे थे कमाई आई थिंक 10 कदमदार ट्रेड में कैनरा बैंक की मैनेजमेंट से, और 113.95। धर्मेश, एटलीस्ट मैं इस बार 2 सरकारी बैंकों की मैनेजमेंट से मुलाकात कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ नंबर्स पे। एटलीस्ट कासा फ्रंट पे उन्होंने बहुत वर्क किया है।
जो कि एटलीस्ट अभी शायद कुछ प्राइवेट बैंकों में एक बड़ा कंसर्न था। आपका व्यू इस वक्त सरकारी बैंकों पर एंड स्पेशली जिस प्रकार से उन्होंने अपना कासा को मेंटेन रखा, NIMs को सिक्योर करने में कुछ हद तक सक्षम रहे हैं, आपका व्यू कैनरा बैंक पे? देखिए वीरेंद्र जी, एक जो सरकारी बैंक के साथ एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज ये मिलता है कि जो टियर 3, 4 या 2 सिटीज़ हैं वहाँ पर अभी भी इनको गुडविल इनकी ज़्यादा रहती है, लोगों को थोड़ा कंफर्ट रहता है यहाँ पर डिपॉजिट्स रखने में। जब लोन लेना होता है तो कोई भी बैंक चलता है, बट आप जब डिपॉजिट करने जाते हैं तो थोड़ा सा आपको भरोसा चाहिए होता है, जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज इनको मिलता है। और अच्छी बात यह है कि लोग एग्रेसिव भी हो रखे हैं। इनफैक्ट अगर आप फ़ोन उठाते हो कोई भी अननोन नंबर से, तो पहली बार मैंने महसूस किया कि पिछले 5-6 दिनों में बहुत सारे बैंकों से फ़ोन आए कासा के लिए कि डिपॉजिट आप हमारे यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इनको शायद पता भी लग जाता है कि 2-3 बैंक अकाउंट हैं आपके पास। सो उस लिहाज से तो ठीक है, बट ये कंसर्न जो है वीरेंद्र कासा का वो रहने वाला है आने वाले 4-6 महीने के लिए। आई थिंक एक बड़ा कंसर्न रहेगा बिकॉज इक्विटी फ्लोट हो रहा था। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं एनालिसिस कर रहा था, तो अगर आप देखें इक्विटी फ्लोट डायरेक्ट मनी का 25% के आसपास रहा है पिछले एक साल में, 23 FI से 24 FI में, और पिछले 4-6 महीने में हमें फ्लोज देखेंगे। जबकि डिपॉजिट बेस्ड बैंक का 10 से 11% ही बढ़ा है, और टैक्स के हिसाब से चले तो एवरेज इनकम 15-16% से बढ़ के आई है। तो शिफ्ट इनटू इक्विटी मार्केट जो कि पहले भी हाईलाइट किया लोगों ने, वो एक्चुअली स्ट्रक्चरल फैक्ट है। सो ऐसे माहौल में डिपॉजिट बेस बड़ा करना डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम अगर LCR ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हो जाती है, उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ने वाला है। एंड क्रेडिट ग्रोथ इज अहेड ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ। सो ओवरऑल मैं स्ट्रक्चरली PSU बैंक्स को लेकर के न्यूट्रल हूँ कासा फंड पे, एंड दे आर बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर ये सारे नॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो इसमें फिर CD रेशियो के हिसाब से इनको काफ़ी बेनिफिट है। और कैनरा बैंक के नंबर्स भी अच्छे आए थे, तो उस लिहाज से कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी अच्छी बाई लगती है एज कम्पेयर टू से ICICI बैंक या एक्सिस बैंक। बेहतर ट्रेड इस समय ऑफ कोर्स कल ICICI बैंक कर क्या रहा है? नतीजों से पहले, कल नतीजे आएंगे, उससे पहले ICICI बैंक का पॉजिटिव में तो है लेकिन शांत है। अच्छा, PI इंडस्ट्रीज रेडार पर आ रहा है और रचना जी इस पर नज़र डालिएगा। फिर यहाँ पर तेज़ी की पोजीशंस आती हुई, बीच में हमने देखा था कि सारी जो केमिकल कंपनियाँ उनमें कुछ मोमेंटम लौट रहा था। आज 4.5% का इजाफा PI में, और अगर सीरीज़ के पहले दिन OI एडिशन करीब 4.5 से 5% तक का हुआ है, तो मोमेंटम लौट रहा है। अब अगला पड़ाव इस स्टॉक के लिए क्या बनता दिखाई देगा, ये बताइए आप। PI इंडस्ट्रीज ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दी है, और नॉट जस्ट टुडे, इवन कल लास्ट ट्रेडिंग डे की जो मूवमेंट थी वो भी कोई कम नहीं थी। तो यहाँ पे अगला पड़ाव अभी हम ट्रेल SL करके बना सकते हैं, और दैट शुड बी 4250। एंड फ्रेश एंट्री के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि ये काफी तेज मूवमेंट है और काफी स्ट्रेच हो चुकी है। बट स्टिल SL को अगर ट्रेल करके 4150 पे ले लिया जाए तो 4250 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं निकलने के बदले। 250 के टारगेट्स रह सकते हैं स्टॉक में, लेकिन नई खरीदारी ना करें। आपके पास है तो होल्ड कीजिएगा। मानस, इन्फो एज फिर मोमेंटम दिखा रहा है। ये नई सीरीज के 1-2 दिन चलता है फिर साइडवेज हो जाता है, अब आज फिर से जोर दिखा रहा है। ये कुछ खरीदने का मन है या फिर टाइम लेंगे आप? नहीं, आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि करीब 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से अब ये 2021 के हाईज को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि मेरे ख्याल से 7500 के आसपास है, 7450 के आसपास है। तो करंट लेवल से भी 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 7000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। 7450 तक के पोजिशन टारगेट आप सेट कर सकते हैं नौकरी में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इन्फो एज पर राय। चलिए अब कल आने वाले नतीजों की बात करते हैं, और 3 दिग्गज कंपनियां वीकेंड पर नंबर्स अपने डिलीवर करेंगी। एक ICICI बैंक जो मेंशन भी कर रहे थे, फिर डॉक्टर रेड्डीज, NTPC, ये सब नतीजे पेश करेंगी। इसके अलावा REC, MCX समेत वायदा की 4 और कंपनियों न के नंबर्स आने वाले हैं। फिर सोमवार को ACC, कोलगेट, BEL, HPCL के नतीजे आएंगे। तो बिग बॉय से क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी बात करते हैं। पहले ICICI बैंक, सुमित हमारे साथ है ये शेयर करने के लिए। सुमित, क्या एक्सपेक्ट किया जाए कंसिडरिंग बाकी बड़े बैंक्स के हमने नंबर्स देख लिए हैं, अब इस निजी बैंक की तरफ से क्या प्रदर्शन?
देखिए, एक कंसर्न तो वाइडली सारे बैंक्स में देखने को मिला है, वो है डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स में एक स्लो आंकड़ा आने का, और वो यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेगा। डिपॉजिट ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 19.5% की थी, इस बारी 17.5% के आसपास रहने का अनुमान है। और लोन ग्रोथ भी इस बारी स्लाइटली टूटेगी, तो लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ दोनों ही कम रहेगी, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में एक बड़ा ड्रॉप आने की उम्मीद बाजार लगाकर ऑलरेडी चल रहा है। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर 19,405 करोड़ रुपए के आसपास का एनआईआई रहेगा, और मुनाफे फ्रंट पे 10,537 करोड़, जो कि 9,648 करोड़ से बढ़कर आएगा। ग्रॉस एनपीए स्लाइटली बढ़ेंगे 2.16 से बढ़ के 2.3% के आसपास, और नेट एनपीए मोरलेस फ्लैट रहेंगे 0.4% के आसपास नेट एनपीए रहने का अनुमान है। एक लोन ग्रोथ 16% की ज़रूर रहेगी, लेकिन उसमें रिटेल और एसएमई ये दोनों इनके लिए काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट करके दिखाएंगे, जिसके दम पर थोड़ी सी बढ़त रहने का अनुमान बाजार लगा रहा है। अनसिक्योर्ड लोन्स में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, एनआईएम स्टेबल रहेंगे। अभी कुछ देर पहले हम पीएनबी हाउसिंग से बातचीत कर रहे थे, उनका भी मानना है कि एनआईएम 2-3 क्वार्टर शायद स्टेबल रहे, उसके बाद कोई एक रुख तय करेंगे, लेकिन अभी के लिए वहाँ पर स्टेबिलिटी आप मान के चलिएगा। असेट क्वालिटी किस तरह की रहती है, ये पार्ट क्रूशियल है। डिपॉजिट की ग्रोथ को लेकर बैंक क्या कमेंट्री देता है, ये पार्ट क्रूशियल है। इस बार ये अनुमान है कि स्लिपेजेस और प्रोविजनिंग भी थोड़ी सी बढ़ेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो वो प्रोविजनिंग का नंबर कहाँ से आ रहा है, किस का अकाउंट को लेकर प्रोविजनिंग हो रही है, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार देखेगा। लेकिन बहुत हद तक एचडीएफसी बैंक के नंबर से चीज़ों को बाजार ने डिकोड कर ही रखा है, लेकिन डिपॉजिट के नंबर पर कहीं भी डिविएशन नहीं आया तो शायद पॉजिटिव रिएक्शन आप और देख सकते हैं। फिलहाल आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर व्यू चोला आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, क्योंकि नतीजे आ चुके हैं। स्टॉक 3% ऊपर, ब्याज से आय बढ़ी है, 1842 से बढ़कर 2573 करोड़ पर आंकड़ा आया। मुनाफा 942 करोड़ का। स्टॉक में तेजी आ रही है। चोला सिक्योरिटी से तो नहीं पूछेंगे, तो एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। राजेश जी बताइए, 1400 पर खरीदेंगे क्या? आशादा जी, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स के बाद का रिएक्शन है वो थोड़ा ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। तो जो एंट्री है वो 1400 का होगा। 1424 चल रहा है, तो 1400 के ऊपर हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। मेरे हिसाब से जो स्विंग मिलना चाहिए वो रहेगा करीबन 1480 से लेके 1500। तो यस, रिजल्ट के बाद एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक बिकवाली प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, उसमें आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ये चोला बट 4% ऊपर है। आई एम नॉट श्योर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मोमेंटम लौट रहा है, देखते हैं क्या होता है। कुछ और डिटेल्स आ जाएंगे। एनआईएम क्या है, डिस्बर्समेंट की स्थिति क्या है, लोन बुक कैसी खड़ी है, कुछ और कमेंट्री आएगी। 1404 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ स्टॉक। वापस लौटेंगे सुमित के पास। सुमित, एनटीपीसी और डॉक्टर रेड्डीज क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, ये भी बता दीजिए। देखिए, एनटीपीसी केस में जो बाजार ने अनुमान लगा रखा है करीब करीब 42,012 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स रहेंगे रेवेन्यू फ्रंट पर। एबिटा में करीब 11,922 करोड़ रुपए का एबिटा रहेगा। 9% की बढ़त यहाँ पर बाजार लगा रहा है। एबिटा मार्जिन करीब 28.4%, 29% के सामने मार्जिन आएंगे। स्लाइटली 60 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी, और मुनाफे फ्रंट पे 10% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 2-3 चीज़ें हैं कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में एक बड़ी एक्सट्रीम हीट डिमांड थी, तो उसकी वजह से डिमांड साइड थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, लेकिन इनपुट कॉस्ट स्टेबल रहेगी, और स्टेबल के साथ साथ थोड़ा सा एस्केलेट भी करेगी, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इसलिए मार्जिन पर नहीं रहेगा। कंपनी कमेंट्री खासतौर से इनके ग्रीन एनर्जी वेंचर को लेकर कब तक आएगा, वो एक पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। डिमांड सिनेरियो, क्योंकि मॉनसून जब आया तो हीट वेव कम हुई, और उसका एक इम्पैक्ट कितना हद तक Q1 या Q2 के नंबर्स के अंदर गोइंग फॉरवर्ड जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये कुछ और चीज़ें रहेंगी, लेकिन अदरवाइज मार्केट अनुमान लगा रहा है कि शायद मोर लेस मिक्स साइड पे ये नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तीसरा नंबर है डॉक्टर रेड्डीज का, और डॉक्टर रेड्डी के केस में वाई बेसिस पे भले आपको नंबर थोड़े से वीक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी के नंबर बेटर साइड पर आते हुए दिख सकते हैं। स्पेशली इनके रशियन बिजनेस की वजह से भी और यूएस बिजनेस की तरफ से भी वो शायद सपोर्टिव रहे। वाई 8-8.5% के एक ड्रॉप का अनुमान है एबिटा फ्रंट पर, और 1970 करोड़ जो कि 2050 करोड़ से घटकर आएगा। मार्जिन भी 26-26%, 30% के सामने आएंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू नंबर्स बहुत स्ट्रांग आने वाले हैं। और इस बार के लिए नंबर्स और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट आने की बातचीत है मार्केट में। ये करीब 23 साल बाद डॉक्टर रेड्डीज में एक स्टॉक स्प्लिट आएगा, और करीब करीब 2006 के बाद अब यानी कि 18 साल बाद कोई एक नया कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट आने जा रहा है। उस समय 2006 में बोनस आया था, उसके बाद अब आएगा। सो एक बहुत लंबे अंतराल के बाद कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है, तो उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा।
प्लस कंपनी के नंबर्स के ऊपर लौटते हैं तो यूएस सेल्स करीब 5-5.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। 41 करोड़ डॉलर के आसपास ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रशिया और बाकी कंट्रीज़ के नंबर्स में 1.5% के आसपास की बढ़त की बातचीत। 2-3 इनके एक तो पेन, डर्मा और जो न्यू लॉन्चेस हैं वो शायद स्ट्रांगली परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्यू ऑन क्यू अच्छे नंबर, वाई वाई थोड़ा वीक नंबर। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये शेयर भले भाव में बड़ा है लेकिन वैल्यू वाइज सिर्फ 20 के मल्टीपल पर है, तो शायद बहुत ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क भी यहाँ पर ना दिखाई पड़े। इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के ऊपर आपको जरूर नजर रखनी होगी। ओके, वो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट पर नजरें रहेंगी डॉक्टर रेड्डीज के केस में। और डॉक्टर रेड्डीज नतीजों से पहले थोड़ा सा कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। स्टॉक आज पूरे दिन शांत है, ध्यान रखिएगा, जहां बाकी पूरी यूनिवर्स फार्मा कंपनियों की अच्छी खासी भाग चुकी है। कमिंग बैक टू चोला इन्वेस्टमेंट, एक बार फिर वो स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। स्टॉक जो 1400 के आसपास आपको दिखा, यहाँ पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का अपडेट आया और वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, उसमें एक अच्छा इजाफा देखने को मिला। एसेट क्वालिटी बैंक की तरफ से जो आई है वो मैं आपको बता दूं, एसेट क्वालिटी हल्की सी बिगड़ी नहीं, मतलब उसी रेंज में आप देखिएगा, करीब 5 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है नेट एनपीए में। 2.32% से 2.37% पर आप कह सकते हैं तो मेंटेन हुई है वो। और ग्रॉस एनपीए के स्टेट में भी आप देखिएगा, यहाँ पर करीब 0.35% से बढ़कर 3.62% तक का नंबर, 3.54 से बढ़कर 3.62% का नंबर, तो इतना ड्रास्टिक जंप है नहीं। कंपनी कह रही है या फिर अलर्ट आ रहा है आरबीआई क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही वो नेट और ग्रॉस एनपीए है, तो वहां पर कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है। एयूएम्स जो है वो थोड़े से बेहतर होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर अब 4% ऊपर। ये फिलहाल आपके लिए है चोला का फ्रेश टेक का। अच्छा, इस बीच कुछ और काउंटर्स जो रेडार पर रहेंगे आप रखिएगा स्क्रीन पर वेदांता को, क्योंकि 4 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड, और इस डिविडेंड का ऐलान आज ही होना था कंसिडरिंग आज बोर्ड बैठक है। इसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। 4 रुपीज़ प्रति शेयर ये इंटरिम डिविडेंड आता हुआ कंपनी ने हाल ही में फंड रेज किया और ये 4 रुपीज़ प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड आ रहा है। धर्मेश, आपकी राय वेदांत पर? सैटिस्फाइड 4 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड के साथ? नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं है, प्लस जिस तरीके का स्टॉक प्राइस में रनअप आ रखा है और मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट टेक करनी चाहिए। कमोडिटी साइकिल जो एक अप साइकिल की एक्सपेक्टेशन थी, जो शुरुआत भी हुआ था पिछले 2-3 महीना पहले, एक अच्छा बिल्टअप हुआ था सारे बेस मेटल एंड आयरन ओर, इस सारे प्राइसेस में इंटरनेशनली, वो थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि ग्लोबल डिमांड में ट्रैक्शन आ नहीं पा रहा है। चाइना से ट्रैक्शन आ नहीं पाया है, यूएस यूरोप अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है, जापान से भी खास ट्रैक्शन आया नहीं है, तो उसका कूल ऑफ हुआ है। सो अगर इनको प्राइसिंग नहीं मिलेगी तो फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट रहेगा ही। ये बैलेंस शीट री इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो चलता रहेगा इनके बैलेंस शीट पे, बट स्टॉक प्राइस के हिसाब से अब काफ़ी महंगा दिख रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट टेक करके थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। प्रॉफिट्स बुक करने की राय है। मीनवाइल निफ्टी डे हाई 24,817, तो डे ट्रेड्स प्लस पोजिशनल ट्रेड्स। बचे हुए डे ट्रेड्स पे क्या करना है कुछ देर में बात करेंगे, लगभग 9 मिनट बाद। और मीनवाइल एक ट्रेड लेके आइए स्क्रीन पे, और ये इस पर टिप्पणी करेंगे राजेश सतपुते जी। राजेश जी, एक बार जरा प्लीज एक्साइड लेके आइए, और एक्साइड की एट द मनी कॉल 550 की एज पे बैठा है स्टॉक, एग्जैक्टली इस प्राइस पे 552.80 पे राजेश जी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार करता हुआ 2570 पे कॉल ट्रेड कर रही है। व्यू सर आपका इस पे? वीरेंद्र जी, देखिए एक्साइड की अगर आप 500 मैंने कॉल नहीं लगा टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, लेकिन मैं फ्यूचर पे व्यू दे देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। देखिए वीरेंद्र जी, मुझे लगता है ये 550 555 ये इसका क्लस्टर था जहाँ पे 10, 20 एंड 50 डे में आ रहे थे फ्यूचर में। तो जैसे ही इस लेवल को सरपास करेगा, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वीरेंद्र जी, वो रहेगा सीधा 580 का। सो 580 के टारगेट के लिए एक्साइड इज अ बाय। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्रॉम करंट लेवल 545 का, तो इट्स अ बाय इन एक्साइड। कॉल अगर आप देखिए 26 पैकेट ट्रेड करते हुए एक्साइड में, अगर आप देखिए प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज अच्छी कूलिंग ऑफ के बाद आज इस 20 डिमा को पार करता हुआ। अब एक काम करते हैं, मार्केट्स डे हाई निफ्टी करीब करीब 24,829। अब ब्रेक लेने में रिस्क ले कि कहीं इंटरडे हाई ना कट जाए, बट लेना पड़ेगा जनाब। और इट्स 827, हार्डली अब 20 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा है। हार्डली 54 का हमारा ऑल टाइम हाई है, याद रखिएगा।
जो हमने क्रिएट किया था 19 जुलाई को, इट वॉज 854.80, महज 20 पॉइंट का अंतराल बचा, 20 पॉइंट का। और उस तरफ निफ्टी बैंक भी एक चीज़ कर रहा है, 51,323 को। डॉक्टर साहब ले लेते हैं, काम करते हैं, ब्रेक। 35, 36। हर्षा उपाध्याय जी हमारे साथ ब्रेक के उस छोर पे मौजूद होंगे और CIO इक्विटी कोटक महिंद्रा AMC के, उनसे करके बातचीत और छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी 823 महज, अगर आप देखें, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 14 अंकों के फ्रैक्शन से भी बैकफुट पे आया, बट इट्स नाउ 831। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ आज श्री हर्ष उपाध्याय, CIO इक्विटी कोटक महिंद्रा AMC के जुड़ चुके हैं। हर्षा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज ये सारी की सारी आई थिंक बीते 4-5 दिन की सॉफ्टनेस, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता और कुछ हद तक हमने ये भी देखा है कि इंस्टीट्यूशनल चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है। DIs ने इस बार एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है इस मोमेंटम को जनरेट करने की। FIs थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में है। आपकी सर बाजार पे सोच क्या है इस वक्त? क्या अब आई थिंक कुछ ST रिलेटेड इशूज़, LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन सब के इशूज से बाहर निकल के अब क्या बाजार मोमेंटम के लिए फिर तैयार है? और क्या इस दौर की जो अर्निंग्स थी वो इस अपसाइड को जनरेट करने में काफ़ी लग रही है आपको? गुड आफ्टरनून जी। देखिए, जो भी टैक्स में बढ़त हुई है वो तो जरूर सबको पिंच करेगी, लेकिन अभी मेरे हिसाब से मार्केट उस इवेंट से बाहर आ चुका है, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो एक्सपायरी भी हुआ डेरिवेटिव्स का कल, उसके बाद लगता है कि जो भी शॉर्ट टर्म पोजीशनिंग था, जिसका भी जो भी था, वो क्लोज आउट हुआ है। अभी एक तरफ से इवेंट्स को आप देखते हैं तो कोई बड़े इवेंट्स नहीं है, तो आई थिंक मार्केट का जो फोकस रहेगा वो फंडामेंटल्स पे फिर वापस आएगा और वैल्यूएशंस के ऊपर भी नजर रहेगा। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि टैक्स का जो चेंजेस है उसका यहाँ से आगे कुछ ज्यादा मार्केट में प्रभाव नहीं होगा। अर्निंग सीजन अगर हम बात करें तो एक तरफ से थोड़ा सा कमजोर बोल सकते हैं, एटलीस्ट शुरुआत जो हुआ है वो इतना कुछ खास नहीं है। डरने की अभी कोई सिग्नल्स नहीं है, लेकिन जरूर वॉच आउट करना पड़ेगा सेकेंड हाफ जो अर्निंग सीजन है वो कैसे चलेगा, और अगर वो ठीक चलता है तो मेरे हिसाब से मार्केट से यहाँ सस्टेन कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट्स के लिए थोड़ा रुकावट आ सकती है। हर्षा जी, ये अपसाइड मोमेंटम, और आपने जब हल्का सा अगर आप देखें तो जब संदेश जताया कि अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है कि जो हमारे इस तेज़ी को सपोर्ट करें, स्पेशली बैंकों को लेकर आपका टेक क्या है? अब देखिए, बैंक निफ्टी अपने पिछले लगभग जब से अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ है, राइट फ्रॉम आई थिंक HDFC बैंक परेशान है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मोड में है। बैंक्स पे आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? न्यूट्रल हैं या थोड़ा सा आप लोगों ने एग्जिट किया या ऐड कर रहे हैं इस डिप में? बैंक्स पे आपकी अप्रोच है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स? देखिए, अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब लगाते हैं तो प्राइवेट बैंक्स जो है, सभी जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे एक तरफ से वैल्यूएशन का कंफर्ट है, लेकिन जरूर जो शॉर्ट टर्म में जो हेडविंड्स है उसको भी एक नजर रखने पड़ेंगे। तो जो डिपॉजिट ग्रोथ पे जो जोर लगाना पड़ेगा सभी बैंकों को, वो जब तक नजर नहीं आएगा तब तक एक तरफ से इस सेक्टर पे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आना बहुत मुश्किल लगता है। तो हमारा पोजीशन भी यही है। हमारा अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का पोजीशनिंग देखते हैं तो ऑलमोस्ट सभी स्कीमों में एक तरफ से अंडरवेट पोजीशनिंग है। जरूर हमने पिछले कुछ महीने में थोड़ा बहुत ऐड किया है बैंकिंग में, वो एक तरफ से डिफेंसिव टिल्ट रखने के लिए मार्केट में। अगर कोई भी वोलेटाइल इवेंट आता है तो शायद बैंकिंग और स्पेशली लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग में शायद इतना डाउनसाइड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक तरफ से वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो उस हिसाब से हमने थोड़ा सा ऐड किया था, लेकिन अभी भी अच्छा खासा अंडरवेट पोजीशनिंग ही है। इस बीच सिप्ला के नंबर्स आ गए हैं। सिप्ला का एबिटा मार्जिन 25.6%, जहां पर 24% के नीचे का अनुमान था, तो वो एक बहुत बड़ा बीट है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 1177 करोड़ पर आया, ये भी एक बीट है क्योंकि 1118 करोड़ का अनुमान था। और साथ ही साथ आय आप देखिएगा तो आय करीब 6700 करोड़ पर है। 6774 का अनुमान था, तो 74 करोड़ की कमी मिस नहीं कहेंगे तो वो भी आप इनलाइन कहिएगा।
प्रॉफिटेबिलिटी 1177 करोड़, फार बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि प्रॉफिट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1086 करोड़ के आसपास का फिगर। उस लिहाज से आप देखिएगा ये नंबर्स जो हैं बहुत ही बढ़िया है। सिप्ला आपकी स्क्रीन पर लगभग 60 रुपए की बढ़त दिखाता हुआ 4% के गेंस आ चुके हैं देखते ही देखते। तो ये इनफैक्ट इस समय का टॉप परफॉर्मर है। हर्षा, आई नो आप स्टॉक स्पेसिफिकली बात नहीं करते हैं, लेकिन लेटली इन सभी फार्मा कंपनियों में एक बहुत जोरदार तेजी का मूव देखने को मिला। आज आप चाहे सिप्ला के नंबर्स एनालाइज करें या फिर आप डीवीज लैब का चार्ट देखें, इन सब में बहुत तगड़ा गेन देखने को मिला इस हफ्ते। कुछ डिफेंसिव्स की तरफ रुझान आए, उस पर्सपेक्टिव से आया हो, या फिर जो इस समय पूरी भारतीय फार्मा की एक नई स्टोरी लिखी जा रही है vis-a-vis इंटरनेशनल मार्केट एंड स्पेशली यूएस मार्केट में रिवाइवल, उसे वैसे पढ़ें। आप कितना कमिट करना चाहेंगे इन फार्मा मेजर्स में इस समय अपना पैसा? हर्षदा जी, जैसे आपने बताया, दोनों कारण की वजह से शायद वहाँ पे एक तरफ से पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। जरूर अगर आप रिजल्ट्स को देखते हैं तो काफी सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होते नजर आ रहा है। ये इस क्वार्टर की बात नहीं है, लेकिन जब से थोड़ा रॉ मटेरियल्स में स्टेबिलिटी आया है उसके बाद से मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आया है। और अगर आप यूएस जेनरिक स्पेस को देखते हैं, वहां पे भी जो प्राइस एरोशन हो रहा था वो एक तरफ से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, बोल सकते हैं। काफी सारे मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी है, तो ओवरऑल फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। और उसी स्थिति में अगर आप पोजीशनिंग देखते हैं तो अगर लोगों को प्रॉफिट बुक करके कहीं थोड़ा बहुत डिफेंसिव टिल्ट रखना है मार्केट्स में इस वैल्यूएशन लेवल पे, तो जरूर एक फार्मा एक अच्छा ऑप्शन है। तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल पैसा शायद यहाँ पे मूव हो रहा है, तो जरूर दोनों वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। तो आप अगर फार्मा में एक्सपोजर लेंगे, क्या इसे डिफेंसिव्स के में रुझान थोड़ा सा बढ़ाना है इसीलिए लेंगे, या फिर जो नंबर्स अर्निंग्स आ रही हैं उसलिए लेंगे? क्या इस समय मेरे पूछने का मकसद यही है, क्या इस समय इन लेवल्स पर मार्केट में डिफेंसिव होने की जरूरत है? ओवरऑल वैल्यूएशंस को देखते हैं तो जरूर थोड़ा बहुत डिफेंसिव टिल्ट मार्केट में होना चाहिए, बल्कि कोई ऐसी रेड फ्लैग कोई नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन जरूर महंगे होते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से इस सेक्टर में और प्राइवेट बैंक्स में भी, जैसे हमने बात किया पहले वीरेंद्र जी से, तो वहां लगता है कि अगर मार्केट में कोई भी डाउनसाइड वोलेटिलिटी नजर आता है तो शायद ये सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से एक रिलेटिव परफॉर्मेंस आ सकता है। और बिटवीन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स और फार्मा में यही चेंजेस हैं कि फार्मा में फंडामेंटल्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर डाउनसाइड भी नहीं हो रहा है मार्केट में, तभी भी ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। तो उस हिसाब से क्लियरली एक ओवरवेट होना चाहिए। ओके अच्छा हर्षा जी, मैं अगर एनबीएफसीज को 3 भागों में क्लासिफाई करके देखूं, एचएफसीज ने, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने बड़ा अच्छा मूव दिया था। एक सेटबैक उनके लिए भी है, अल्टीमेटली आई थिंक रियल एस्टेट के लिए अगर नेगेटिव है तो उनके लिए भी नेगेटिव है। दूसरा था गोल्ड फाइनेंस कंपनियां। अब गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी रैशनलाइजेशन के बाद जो गोल्ड में डिप आया, थोड़ा सा रिस्क वहाँ पे भी बढ़ा हुआ है। लेकिन तीसरा अगर आप देखें जो एनबीएफसीज का चंक है, उन पर आपकी राय क्या है? मतलब क्योंकि अब बैंक्स का डिपॉजिट्स एकत्रित करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है, डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है, अल्टीमेटली वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एनबीएफसीज कंपनियों को। आप लोगों का इस वक्त एनबीएफसीज पे व्यू क्या है, और तीनों में से कौन से एनबीएफसीज पे आप लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है? देखिए, हमारा व्यू यही है कि एनबीएफसीज के कॉस्ट ऑफ फंड्स तो बैंक से कम होना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप बिजनेस मॉडल्स भी देखेंगे तो जहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल्स हैं वो शायद ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देंगे और साइक्लिकलिटी कम रहेगी। और हमें ये भी देखना है कि पेरेंटेज कितना स्ट्रांग है एनबीएफसीज में, क्योंकि पेरेंटेज की वजह से भी उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स और उनके ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है उस पर एक तरफ से स्टेबिलिटी आ जाता है। तो ये सब देखते हुए हमारे जो पोजिशनिंग है हमारे पोर्टफोलियोज में वो मोस्टली डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज हैं। हम कोई सिंगल वर्टिकल एनबीएफसीज पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिए हुए हैं, जैसे कि गोल्ड फाइनेंस हो गया या हाउसिंग फाइनेंस हो गया, क्योंकि सिंगल वर्टिकल्स में साइक्लिकलिटी थोड़ा बहुत
ज्यादा नजर आता है। और अभी जो चेंजेस हुए हैं बजट में और उसके भी थोड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल यही राय रहेगा कि अगर एनबीएफसीज को आपको देखना है तो जरूर ये मान के चलिए कि उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो यहाँ से बढ़ेंगे, और एक तरफ से डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज को पोर्टफोलियो में रखना बेटर रहेगा। बिटवीन एनबीएफसीज एंड लार्ज प्राइवेट बैंक्स अभी भी हमें लगता है कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स बेटर लगते हैं वैल्यूएशंस। इस बीच अभी निफ्टी ने 24853.10 का अगर आप देखें तो महज 1.3 के फ्रैक्शन से इस वक्त अभी नीचे आया है। अभी क्रिएट नहीं हुआ है, अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें अभी क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से टिक बाई टिक चार्ट में कभी भी क्रिएट कर सकता है। 24,853.10 ये अभी तक का निफ्टी का हाई है। एक स्पाइक आया था। अच्छा, हर्षा जी से बात करते करते अगर आप देखें ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और नया आंकड़ा शायद आपको शुक्रवार को कैरी करने को मिले अपने साथ। वी आर एट डे हाई। अच्छा हर्षा जी, आईटी पे इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद आप लोगों ने थोड़ा वेटेज बढ़ाया है या फिर मतलब व्यू क्या है आपका इस वक्त? में आईटी सेक्टर के वो पिछले कुछ हफ्तों में इंक्रीज हुआ है, और हमें लगता है कि थोड़ा बहुत बिजनेस मोमेंटम चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले कुछ तिमाहियों में वहाँ पे भी एक तरफ से बेटर मोमेंटम होना चाहिए, और रुपी डॉलर रेट भी स्टेबल है, तो मार्जिन्स पे भी इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल आईटी पे व्यू कंस्ट्रक्टिव है। टेक्नोलॉजी में जिस तरह का मूव देखने को मिला है हर्षा, और जो इनफैक्ट साइंस इन नंबर्स में देखे गए हैं कि बीएफएसआई में अभी नहीं, इस क्वार्टर नहीं तो शायद अगले क्वार्टर से बीएफएसआई सेगमेंट डिलीवर करने लगेगा, क्योंकि ऐसी कुछ सिग्नल्स या ग्रीन शूट्स कंपनियों ने देखे हैं। उस पर भरोसा क्या किया जा सकता है? आपकी गट फील क्या कहती है? क्या ये सेगमेंट बैक ऑन ट्रैक लौटता हुआ दिखाई देगा? स्पेशली जब यूएस के नंबर्स हमने देखा अब तक थोड़े से फीके ही दिखाई दिए हैं, बैंक्स ने इतना कुछ खास डिलीवर नहीं किया है, तो किस बेसिस पर ये होप बिल्ड किया जाए और क्या पोजीशन लेनी चाहिए? देखिए, जरूर इस विषय पे थोड़ा बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक क्लियर कट रिवाइवल आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल एक अर्ली फेज बोला जा सकता है। तो अगले कुछ महीने में इस स्पेस को वॉच करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे रियली मोमेंटम बिल्ड होते हुए नजर आता है बिजनेस में, तो शायद वहाँ से भी आपको पैसा बनाने में मौका रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ से फिर वैल्यूएशंस घट जाएंगे। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि एक तरफ से न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव वेट यहाँ पे बनाने चाहिए, और अगर आपके फंडामेंटल्स और इम्प्रूव होते हुए नजर आते हैं तो शायद और ओवरवेट पोजीशनिंग बढ़ा सकते हैं। हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल अब 24846 पे जो डे ट्रेडर्स हैं, जो 2 बजे की समरी थी कि अभी पोजीशन होल्ड करिए, डे ट्रेड्स की पोजीशन भी होल्ड करिए। पार्शली हमने पहले बुक किया था, अब इस प्राइस पे 24,843 पे बुक कर लीजिए, और बाकी को कैरी करने में कोई संदेह नहीं है, कैरी करिए। इसमें कोई राय नहीं है कि वीकेंड पे एक रिस्क है, दैट्स ग्लोबल मार्केट्स, स्पेशली यूएस जिस तरीके से डाउ क्रैक हुआ था, हायर लेवल से इंट्राडे गेन्स को सरेंडर कर दिया था, और एक है अर्निंग्स। 2 रिस्क हैं, बट जो पहले दिन का मोमेंटम होता है किसी भी सीरीज़ के, उसको आपको हमेशा अगर आप देखें तो वेटेज देनी चाहिए। तो उस डायरेक्शन में कैपिटलाइज कीजिए अपने आप को, नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक बट निफ्टी को कैरी करिए, क्योंकि एक अर्निंग जो है वो निफ्टी बैंक को मंडे मॉर्निंग को प्रभावित करेगी। सो स्क्वायर ऑफ योर इंट्राडे ट्रेड्स एग्जैक्टली एट 316 और कैरी अगर पोजिशनली आपके पास ट्रेड्स है तो। अब एक काम करते हैं, इंट्राडे हाई रहा 24853 में, कभी भी आई थिंक एक ब्रेकिंग शायद पढ़ने का मुझे मौका मिले, लेकिन इस बीच ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं जो कि हमें मंडे मॉर्निंग को कैरी करने हैं। मानस, क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप? देखिए, चोला फाइनेंस को कैरी करेंगे। चोला फाइनेंस में आज हमें रिवर्सल देखने को मिला है, स्टॉक करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो चोला फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो रहेंगे 1389 के नीचे, 1389 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे, और टारगेट सेट करेंगे 1475 के चोला फाइनेंस के फ्यूचर में।
चोला फाइनेंस के फीचर्स में तेजी का ट्रेड स्टॉक में हमने देखा है 1420 के आसपास तक के लेवल्स आ चुके हैं नंबर्स के मद्देनजर। सोनी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, यहाँ पे रहेगा कोल इंडिया। करंट प्राइस पे फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। 500 स्टॉप लॉस है, 520 पहला टारगेट, 525 दूसरा टारगेट। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है, 500 के ऊपर दोबारा आया है वॉल्यूम्स के साथ। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो पिछले टाइम पे एक 520 525 लेवल से घूम गया था, उस लेवल को क्रॉस भी कर सकता है। सो बाउंस किया है अच्छे लेवल से, 500 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 525 टारगेट। ओके, इस बीच चाहिए होगी सोनी जी की कॉल। राजेश सतपति जी, आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए मैं नौकरी का चार्ट देखिए, क्लीन ब्रेकआउट मिला है आज। 7,200 पे चल रहा है, एटलीस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 7,100 के आसपास। और चार्ट देख के लगता है जिस तरह से ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है 7,500 का टारगेट यहाँ पे पोजिशनली अनफोल्ड होता है। लेकिन बीटीएसटी करना है तो एक छोटा टारगेट लीजिए 7,350 इनिशियली, वो निकल जाए तो 7,500, तो नौकरी इज अ बाय। को बाय कर नहीं, नौकरी को आपको बाय करके कैरी करना है। रचना जी, आप क्या कैरी करेंगे? जी, मेरी तरफ से रहेगा HCL टेक के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। और HCL टेक के फ्यूचर्स को 1630 का अगर एसएल देंगे, 46-45 पे है, तो हमारा ऊपर की साइड पे 1680 का एंड 1690 का दो टारगेट्स रहेंगे। ओके, ये फिलहाल आपके लिए HCL टेक में एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। चलिए, अब कविता भी बच गई है। कविता जी, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? सो हर्षा जी, अग्रेसिव होगा थोड़ा सा ट्रेड। इंडसइंड बैंक मुझे लगता है ये कैरी करके जा सकता है, 1407 के लेवल पर है। सो 1390 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1420 1430 के प्राइस टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक को आप लेकर जा सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक मौका, इंडसइंड बैंक पर भी तेजी का 1420 के लिए मौका बन रहा है। स्टॉक वैसे आज क्लोज ही 1420 के आसपास दिखाई देगा, तो 1430 आई थिंक आपके लिए वो बेटर टारगेट रहेगा चेस करने के लिए सोमवार के दिन। तेजी के सारे ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई करके दिए हैं। अब बात करते हैं कि डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स को लेकर चर्चा हो रही है इस वीकेंड सेशन में। बताइए यातिर। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और दो स्टॉक्स, बायोकॉन ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। टेक्निकल ट्रेंड्स यहाँ काफ़ी अच्छे हैं और डीलर्स को लगता है यहाँ 375 से लेकर 380 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो सोमवार के लिए यहाँ लॉन्ग ट्रेड डीलर्स सुझा रहे हैं और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी आज फार्मा शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। इसके अलावा ऑटो में टीवीएस मोटर्स ये भी एक स्टॉक है जहां डीलर्स को पोजीशनल तेजी लग रही है। उनको लगता है 2600-2650 तक के टारगेट्स यहां देखने को मिल सकते हैं। और अगस्त सीरीज का ओपन इंटरेस्ट देखें तो आज 11% बढ़ा हुआ है और फ्रेश एफआई की बाइंग यहां देखने को मिल रही है वायदे बाजार में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो दो ट्रेड स्क्रीन पर भी आ जाएंगे जो हमारे डीलर्स के रेडार पर हैं। एक एविडेंटली टीवीएस मोटर है जिसमें हमने तेजी का ट्रेड वैसे भी राइड किया है, उस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। दिखा दीजिएगा एक बार दोनों ही ट्रेड्स। इस बीच ज़्यादा शिखर से दूर नहीं है हम, 20 पॉइंट की ही दूरी बनी हुई है, लेकिन मोमेंटम मार्केट में खूब देखने को मिला है। भले ही हम 24,854 के ऑल टाइम हाई को आज ना छुएं, लेकिन आज की क्लोजिंग इस मोमेंटम के मद्देनज़र एक ऑल टाइम हाई की ही क्लोजिंग बनती दिखाई देगी। देखिए, वीकेंड का सेशन है और इस शाम को आपके लिए एक मौका है पेरिस में पहुंचे हमारे एथलीट्स के लिए पूरी तरह से चीयर करने के लिए। जी हाँ, आज से पेरिस ओलंपिक्स की शुरुआत हो रही है। इनफैक्ट आज वो इनॉग्रेशन सेरेमनी, खेलों का महाकुंभ जो आप कह सकते हैं, इसका आगाज होता हुआ दिखाई देगा। और ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के अंदर आयोजित नहीं होगी, बल्कि पेरिस के सीन नदी के किनारे पर इसे यहाँ पर देखा जाएगा। इस बार ओलंपिक में भारत ने भी 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। अब भारत के ओलंपिक मिशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स विपिन के पास चलेंगे। ध्यान रखिएगा, पिछले ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुए थे कोविड के ठीक बीचों बीच, उसमें हमने एक गोल्ड भी जीता था। तो विपिन आपको बताएंगे कि इस बारी मूड कैसा और उत्साह कितना। पेरिस ओलंपिक से भारत को बहुत सारे पदकों की उम्मीद है और इसीलिए हम इसे कह रहे हैं उम्मीदों का ओलंपिक। आइए एक नजर डालते हैं कि इस बार जो भारतीय दल है
वो कैसा दिख रहा है। 117 खिलाड़ी हैं कुल इस बार और पहली बार जो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे ऐसे 72 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, जिसमें से 70 पुरुष हैं और 42 महिला खिलाड़ियों का ये दल है। किस तरीके से हमने पिछले ओलंपिक्स में टीम्स भेजी हैं, 2012 में 83 खिलाड़ी गए थे, 2016 में भी 117 खिलाड़ियों का दल था, 20 में 121 अब तक का सबसे बड़ा दल रहा और इस बार फिर 117 खिलाड़ी हमारी तरफ से पदक की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। किस राज्य का कितना कंट्रीब्यूशन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए हरियाणा और पंजाब डेफिनेटली यहां से काफी खिलाड़ी आते हैं, 24 और 19 यह आंकड़ा दोनों राज्यों का। इसके अलावा तमिलनाडु से 13 है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की भागीदारी दिखाई दे रही है, 7-7 खिलाड़ी इन राज्यों से पहुंचे हैं। पिछले ओलंपिक के कौन कौन से मेडलिस्ट हैं जिन्होंने पूर्व में ओलंपिक में पदक जीते हैं? नीरज चोपड़ा साहब पदक लेकर आए, सोना दिलाया इन्होंने हमको। पीवी संधू इन्होंने भी मेडल दिलाया ओलंपिक्स में भारत को। मीराबाई चानू लगातार ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस करती आई हैं। लवलीना ने भी मेडल दिलाया था और पुरुष हॉकी टीम पिछले ओलंपिक्स में आपके लिए ब्रॉन्ज लेकर आई थी। तो इन्हीं मेडलिस्ट से इस बार भी उम्मीद होगी नीरज साहब का भाला जाकर सीधा सोने को भेज दे, पूरा देश ये दुआ मनाएगा। निखत जरीन से उम्मीद होगी कि ऐसा घूसा चलाएंगी, ऐसा पंच मारेंगी कि सोना ही गिरेगा। सत्य को चिराग की जोड़ी से बैडमिंटन में हम उम्मीद रख रहे हैं और साथ ही पीवी संधू एक बार फिर भारत को वो ग्लोरी, वो कीर्ति दिला सकती हैं अपने परफॉर्मेंस से। मीराबाई चानू में वो दमखम है कि वो सोना ही उठा दें सीधा मेडल के तौर पर। लवलीना से भी उम्मीद रहेगी कि बॉक्सिंग में कमाल करके दिखाएंगी और भारत के लिए एक चमचमाता पदक लेके आएंगी। इन पर भी नजर है तो अंतिम पंघल रेसलिंग में कमाल हो सकता है, यहां पर मेडल आ सकता है। अमित पंघल बॉक्सिंग में भारत की उम्मीद बन सकते हैं। सिफ्ट सांब्रा अच्छा कर रही है परफॉर्म, बहुत नाम हो रहा है इनका, निशाना लगा सकती हैं सोने पे। मनु भाकर भी एक इवेंट में जो कि डिफरेंट इवेंट है जहां ये दोनों शामिल होंगी गोल्ड ला सकती है। विनेश फोगाट से भी रेसलिंग में देश को बड़ी उम्मीदें हैं और दीपिका कुमारी जिनके तीर निशाने पे बैठते हैं, इस बार उम्मीद है कि सोने पे ही जाके सीधा लगेंगे। पिछले ओलंपिक्स की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा कहेंगे हम। 1 गोल्ड लाए थे, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज। उम्मीद करेंगे कि नीचे के साइड के जो मेडल हैं इस बार सोने में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड विपिन जी, कि इस बारी भी कई सारे मेडल्स और कई सारे गोल्ड्स हम जीते, लेकिन जिन खिलाड़ियों से पदक की उम्मीदें हैं उनका अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है? किस तरह के रिकॉर्ड्स, किस फॉर्म में है? जो हम कहते हैं ना खिलाड़ी किस फॉर्म में है, वो कैसा दिख रहा है? एक नजर डालते हैं कि जिन एथलीट से इस बार हम पेरिस ओलंपिक में पदकों की उम्मीद कर रहे हैं उनका हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन कैसा रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने लगातार परफॉर्म किया है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड, 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर, 2024 पावो नूरमी गेम्स में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसी साल 2024 में गोल्ड। रिकॉर्ड देखिए, कहां टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का रिकॉर्ड निकाला था, उसके बाद 85.97 और फिर उसी को रिपीट किया 85.97। उम्मीद है इस बार भाला इससे और आगे जाके गिरेगा, लेकिन गोल्ड तो इनके नाम ही आएगा। पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर जीत के आई थी, 2020 में भी टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस को दोहराया, सिल्वर लाई। इस बार गोल्ड की उम्मीद लेकर उतरेंगे और पूरा देश भी उनसे वही उम्मीद लगाएगा। मीराबाई चानू का परफॉर्मेंस लगातार जारी है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर और 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर। इस बार सोने के लिए वह जोर लगाएंगी और भारत को पदक में तालिका में ऊपर लेके जाएंगी। लवलीना का जो मुक्का है वो भी जम के चमक रहा है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पे उन्होंने मुक्का मारा था और 2023 आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड ले आई थी। उम्मीद इस बार पेरिस से गोल्ड लाने की हम कर सकते हैं। निखत जरीन, इनका भी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास रहा है। 50 किलो बॉक्सिंग में कैटेगरी में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2022 में खिताब अपने नाम किया और 2023 में भी वो खिताब इनके नाम पे रहा। 2024 ओलंपिक्स में भी सोना ला सकती हैं भारत के लिए। इस तरह सात्विक और चिराग की जोड़ी, उम्मीदें बहुत हैं। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या इस बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी बनेगी ये जोड़ी? उम्मीद कर सकते हैं। अंतिम पंघल, आप उनका प्रदर्शन देखिए। 53 किलो कैटेगरी में वुमेन्स रेसलिंग 2023 वर्ल्ड चैंपियन है, 2023 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर लेकर आई हैं और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला था। इस बार इनके नाम की भी काफी ज्यादा चर्चा है और अमन सहरावत से भी उम्मीद की जा रही कि रेसलिंग में पुरुषों में 57 किलोग्राम की कैटेगरी में ये इस बार भारत के लिए
पदक ला सकते हैं। 2022 में इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड उठाया था और 2023 एशियन चैंपियनशिप में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उम्मीदें इनसे काफी बड़ी हैं। इस बार पूरा दल भारत के लिए पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ देता हुआ नजर आ सकता है। तो आज 11 बजे आप अगर पेरिस नहीं पहुंच सक रहे हैं तो टीवी स्क्रीन के सामने तो ज़रूर बैठिएगा। ऑफ कोर्स हमारे चैंपियंस, हमारे एथलीट्स ओलंपिक में भाग लेते हुए दिखाई देंगे। चलिए, इस बीच इस हफ्ते के विजेता कौन है? ओलंपिक नहीं, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 के विजेताओं से मुलाकात करवा देते हैं। मुकाबला 3 जानकारों के बीच था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता और अरुण कुमार मंत्री लगातार लीडरशिप पोजीशन में थे। तो इस हफ्ते हम खिताब नहीं कहेंगे, गोल्ड आपके नाम। अरुण 11.42% के रिटर्न्स के साथ आपके टॉप परफॉर्मर्स हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। इनमें से बताइए कौन सा ट्रेड आप अगले हफ्ते कैरी करने के फेवर में है, और इंडेक्स पर जो व्यू बना हुआ था कि तेजी में रही है, क्या वो एक्सटेंड होगा? थैंक यू अर्षदा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सेकेंडली, जो भी स्टॉक्स दिए थे उनमें से वेल्सपुन लिविंग में मुझे लग रहा है अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम है, तो वो स्टॉक तो डेफिनेटली बाइंग रेडार पे होना चाहिए। और एक स्टॉक जो रिसेंटली हमने इनिशिएट किया है वो नौकरी में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो नौकरी पे भी मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम नेक्स्ट वीक में बनना चाहिए। ओवरऑल मार्केट पे बुलिश राय रही है और मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक भी काफी अच्छा रहना चाहिए। 25,800 तक, 25,800 26,000 तक मुझे लग रहा है मार्केट जाना चाहिए। 26,100 तक भी, 26,000 तक भी मुझे लग रहा है मार्केट जा सकता है पोजिशनली। तो ओवरऑल टेक्निकली ब्रेकआउट है बड़ा और मार्केट में मुझे लग रहा है तेजी जारी होनी चाहिए। तो इन्फो एज जैसे ट्रेड्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, और इनफैक्ट इस पर एक कॉल आया भी है आज मानस की तरफ से। गुड लक टू यू अरुण एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर। चलिए, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम। इनफैक्ट हम आखिरी 2 मिनट में उतर रहे हैं। आखिरी 1 मिनट, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं पेटीएम का, क्योंकि वो अपर सर्किट पर है। कुछ देर पहले वो खबर जो आई थी उसी के बल पर यहाँ पर एक सर्किट पर एक क्लोज आता हुआ। एफडीआई प्रपोजल जो पेटीएम का था, पेमेंट एग्रीगेटर के लिए देखिए इनको अब अनुमति मिल गई है सरकार की तरफ से। अब ये मामला जाएगा आरबीआई के पास, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए इनको बाहर से पैसा लाना था। एफडीआई के लिए अप्रूवल, उस लिहाज से आप देखिएगा, अगर सरकार ने अनुमति दे दी है मतलब वो एफडीआई अप्रूवल आ गया है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी विवेक जोशी ने खुद कुछ देर पहले ट्वीट करके कहा, और वो स्टॉक आज क्लोज कर रहा है। ये एक टॉप परफॉर्मर है। ऐसे ही कई सारे टॉप परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। सिप्ला का शेयर जो नंबर्स के बाद अच्छी खासी तेजी में है। श्रीराम फाइनेंस का शेयर जो अच्छी खासी तेजी में है, नंबर्स के बाद देखिए 5.5% ऊपर सिप्ला। श्रीराम फाइनेंस में आज इंट्राडे में 7-8% तक के गेंस देखे। इनफैक्ट 9.5% की तेजी पर ये स्टॉक जाकर क्लोज होता हुआ। और एम्फोसिस एक और बहुत बड़ा ट्रेड रहा है, जहां पर हमने देखा करीब इंट्राडे में 6-7% तक के गेंस देखने को मिले हैं। तो ये कुछ आउट परफॉर्मर्स, लेकिन ओवरऑल मार्केट की चाल बेहद मजबूत। 450 पॉइंट की बढ़त पर निफ्टी बैंक डे लो से बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाकर 1% तक के गेंस दिखा रहा है, और न्यू हाईस पर मार्केट इनफैक्ट पहुंचता हुआ उसको बस किस करके 24,849 के लेवल्स पर। तो न्यू हाई हम सेलिब्रेट जरूर करेंगे। वो स्क्रीन पर एकदम एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए दिखाई दिया, लेकिन वहां पर हम पहुंचे हैं, यानी कि 24,854 के स्तर के पार निकलने में बाजार कायम था। तो ऑल टाइम क्लोजिंग हाई तो डेफिनेटली है उस लिहाज से, और ऑल टाइम हाई को भी हमने आज चूम लिया है। मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस, निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी काउंटर्स के बल पर भी तेजी बनती दिखाई दी। तो जोरदार तेजी का मोड माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। आज के दिन एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही हैप्पी फ्राइडे। सेक्टोरल सिचुएशन कैसी है इस क्लोज पर, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और साथ ही साथ आगे फिर आपको बताएंगे हीट मैप क्या कह रहा है। निफ्टी बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे 1% के गेंस, निफ्टी फाइनेंशियल्स में 1.25% का इजाफा। सीपीएसई हो, एफएमसीजी हो, मेटल्स हो, फार्मा हो, रियल एस्टेट हो, ऑयल एंड गैस हो, कैपिटल गुड्स हो, अक्रॉस द बोर्ड पूरी स्क्रीन ग्रीन में आपको बंद होती दिखाई दे रही है। अब लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, और हीट मैप में भी विनिंग ट्रेड्स, इस तरह का माहौल बहुत दिनों में दिखाई दिया। अब तक 50-50 का मामला था। 3 स्टॉक्स नेगेटिव में रह गए हैं, ओएनजीसी, आपका टाटा कंज्यूमर और नेस्ले। लेकिन देखिए श्रीराम फाइनेंस 9% ऊपर, सिप्ला में अच्छी तेजी, डीवीज में अच्छी तेजी, भारती भागा है, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट, विप्रो जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एलटीआई माइंडट्री, इन्फोसिस, HCL टेक जैसे काउंटर्स, इनफैक्ट TCS जैसे काउंटर्स
इनमें आज तेजी बनी है और इनके बल पर हमने देखा है निफ्टी आईटी भी अच्छे खासे गेंस पर आता हुआ दिखाई दिया। बैंकों में एक रिवर्सल आया। आईसीआईसीआई बैंक नतीजे कल, उससे पहले 1.5% ऊपर है ये पर्टिकुलर काउंटर। कोटक में हमने देखा 2% तक की तेजी बनी। इंडसइंड बैंक में भी खरीदारी का ही आलम बनता दिखाई दिया था। एचडीएफसी और एक्सिस हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में आए। आज रिलायंस भी एक पॉजिटिव क्लोज दिखा रहा है लगभग 1% के गेंस के साथ। तो एक जोरदार हफ्ता उभर कर आया है आज के लिए। एंड वीरू, कांग्रेचुलेशंस, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई, और ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई को भी हमने छू जरूर लिया। बिल्कुल हर्षदा, और जब आप वॉल पे थी आखिरी मिनटों में, मतलब मेरे ख्याल से आखिरी के लगभग 1 मिनट में 60 सेकंड में ये कारनामा हुआ। 24861.15 ये नया इंट्राडे हाई जो कि हम अपने साथ कैरी करेंगे इस वीकेंड पे, और ये जो क्लोज आया है एट 24834.85। निफ्टी नए शिखर पे बंद हुआ पोस्ट 18 जुलाई, आई मीन लास्ट सीरीज के। तो बेहद ही शानदार शुरुआत जुलाई की सीरीज़ के बाद अगस्त की सीरीज़ की, और आज़ादी की सीरीज़ से इसलिए ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, आज नीरज जी की टीम और आशीष की टीम में कॉम्बिनेशंस क्या थे, क्या पिक किया गया था, ये देखते हैं। जिन्होंने अच्छा किया आज इस क्रम में सबसे ऊपर जो ट्रेड्स थे नीरज जी की टीम में, उसमें टाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट और सन फार्मा और बीएल कश्यप, ये पिक किया गया था। तो सारे ट्रेड्स बहुत अच्छे रहे। 5, 3, 3.25, 3% का स्विंग। साइंट यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल कॉल थी, इसने अच्छा वर्क किया। महानगर गैस, एसजेवीएन, वेदांता, इन सबको पिक किया और अच्छा मूव दिया। तो एक बेहद ही शानदार सीरीज़ की शुरुआत अगस्त की, और आई थिंक फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो निफ्टी का रहा बेहद शानदार रहा। तो हर्षदा, जिसे कहते हैं, आई मीन ये कितनी टर्बुलेंस थी इस हफ्ते में। आप देखिए बजट के दिन, वो आप सही कह रही थी जब मैं लाइल टाइप पहन के आया था कि लगाएगा वो तो आज बाजार जरूर, और 24,074 का लो, और आज लगभग आप समझ लीजिएगा कि 24,850। तो मोटा मोटी हर्षदा 780 अंकों का पुल बैक मात्र इन कुछ सेशंस में। तो कितना वोलेटाइल रहा ये हफ्ता, और लाजमी है कि अब इतने बड़े आई मीन उठा पटक के बाद जब सदद हो तो एक शानदार वीकेंड की ज़रूरत है। जी हाँ, और हम वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। सोमवार होकर फिर करेंगे आपसे मुलाकात। मैं, हर्षदा, नीरज जी और आशीष अनुज छुट्टी पे रहेंगे। मॉर्निंग मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस वीकेंड। हैप्पी फ्राइडे।